हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। सिया ने सबसे अलग होकर बोला, अब आप लोग खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। दवाई का नाम सुनकर दादू मुंह बनाते हुए सिया से बोले, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर आपको हमारी दवाइयाँ हमेशा याद रहती हैं। सिया ने कहा, क्या करूं दादू, अब आपकी तो उम्र हो गई है भूलने की, आप बूढ़े जो हो गए हैं। रही मेरी याद रखने की बात, एक बार आप पर भरोसा किया था, ना देखा उस दिन अपने क्या कांड किया था। सिया की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दादू बेचारे का मुंह बन गया पर वो खुश थे। वो जो चाहते थे वही हो रहा था, क्योंकि दादू को सिया को ऐसे उदास और रोता देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी बातों से सिया ध्यान भटकाना चाहते थे, कुछ हद तक कामयाब भी हो चुके थे। तभी वहां रेहान और रेहाना आए। उन्होंने सिया को आवाज देकर बुलाते हुए कहा, दी। तो सबका ध्यान उस तरफ गया। सबने देखा सामने दो बच्चों खड़े हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। रेहाना ने एक घुटनों से ऊपर आ रही व्हाइट कलर की मिनी स्कर्ट और पिंक कलर क्रॉप टॉप पहना हुआ था और बालों की दोनों तरफ ऊपर कर दो पोनी टेल बनाई हुई थी। वो किसी स्कूल गर्ल की तरह क्यूट लग रही थी। और रेहान ने येलो टी शर्ट के नीचे ब्लू जीन्स डाली थी। रेहान के बालों का कलर भूरा था और उसका कलर एकदम व्हाइट। रेहान वैसे भी अभी स्कूल में ही था, वो 12th की पढ़ाई कर रहा था, अभी बच्चा ही था। पर कुछ भी कहो, तीनों बहन भाई थे बड़े क्यूट। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए तुम दोनों, यहाँ आओ हमारे पास। रेहाना और रेहान सिया के पास जाकर उसे हक कर लिया। सब उन्हें ही देख रहे थे। सिया दोनों से अलग हुई और कहा, चलो आपको आपकी नई फैमिली से मिलवाती हूँ। सिया ने कहा, दादू की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताया, ये है दादू। रेहाना और रेहान दादू की पास गए और उनके पाँव छू लिए और उसके बाद वहां बैठे दादी माँ और मीरा जी के भी पाँव छू लिए। सिया ने दादी माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है दादी माँ। रेहाना और रेहान ने सिया को कहा, हम जानते हैं दी। और सभी की तरह बारी बारी से इशारा करते हुए कहा, ये है मीरा आंटी, वो कबीर भैया है और वो मीर भैया है और ये शायद निखिल भैया है। वही कबीर की नजरें बस रेहाना पर अटक गई थी। उसको रेहाना एक नजर में ही भाग गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, शायद कबीर को पहली नजर वाला प्यार हो गया था। सिया ने कहा, अरे नहीं, ये निखिल भैया नहीं है और ना ही हो सकते हैं। दोनों ने सिया की तरह सवालिया नजरों से देखते हुए इशारा किया, जैसे पूछ रहे हैं फिर वो कौन है। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कबीर भैया के बड़े भाई है। और फिर धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर। फिर जल्दी से होश संभालते हुए कहा, कुणाल जी। सिया ने उस दोनों से पूछा, पर आप दोनों कैसे जानते हो ये सब। रेहाना ने कहा, हमें तन्वी दी ने बताया था। सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम दोनों ने सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लिया पर एक बूढ़े को छोड़ दिया। सिया की बात सुनकर सब कंफ्यूज्ड हो गए। सबने देखा था कि उन दोनों ने मीरा जी, दादी माँ और दादू के पाँव छू लिए थे, फिर कौन रह गया था। कबीर ने पूछा, छोटे रैबिट हमारे घर में और लोग भी है क्या। सिया ने कबीर को कहा, अरे नहीं भैया। कबीर ने सिया को कहा, तो फिर आप किसकी बात कर रहे थे। सिया ने कुणाल की ओर इशारा करते हुए कहा, कुणाल जी के। कुणाल को सिया का बुरा बुलाने से माहिर जो पानी पी रहा था उसके गले में अटक गया। वही कुणाल सिया को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और आंखों से उसे इशारा करते हुए बोल रहा था, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वही माहिर और कबीर जोर जोर से हंस रहे थे। कुणाल ने अपने मन में कहा, ये लड़की अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी और अब देखो, इसे देखकर लगता ही नहीं कि कुछ देर पहले का इसे कुछ याद भी है। कुणाल ने सिया को दांत भींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने मुझे, मैं बड़ा बुरा लगता हूँ तुम्हें। सिया ने कहा, और नहीं तो क्या, आप इतने बोरिंग हो, इरिटेटिंग हो, हमेशा आपके फेस पर गुस्सा रहता है, कभी स्माइल तक नहीं करते। सिया ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, आप अगर थोड़ी सी स्माइल कर लोगो तो क्या आपको शुगर हो जाएगा। जब देखो तब बस काम 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 में घुसे रहते हो और बड़े बूढ़ों के जैसे बिहेव करते हो और आपको लगता है आप यंग हो। सिया को कुणाल से इस तरह बात करते देख सभी के गुर्दे, फेफड़े, किडनी, आत्मा, आंखें सब बाहर आने को तैयार थे। कबीर और मीर तो खुश थे, ये बात तो वो दोनों कुणाल को कब से बोलना चाहते थे। कुणाल ना खुद मस्ती करता था ना उनको करने देता था, तभी तो आज तक बेचारे सिंगल घूम रहे थे। वही दूसरी तरफ निखिल के बेडरूम में तन्वी निखिल को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। निखिल सिया को खोने के अड़स से बहुत घबरा गया था, वो बस रोए जा रहा था और रोते हुए तन्वी से कहा, मैंने बचपन से अपनी छोटी बहन काव्या को और अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसके बाद मैं कभी किसी के इतने करीब नहीं गया क्योंकि मुझे डर था।
किया और मोम डैड की तरह कहीं वो भी मुझे छोड़कर ना चले जाए। काव्या निखिल की छोटी बहन थी जिसे उसने अपने मम्मी पापा के साथ एक कार एक्सीडेंट्स में खो दिया था और काव्या एक खाई में गिर गई थी जिसे कोई नहीं ढूंढ पाया था। पर जब से सिया मुझे मिली है मैं फिर से जीने लगा। उसके साथ रहने से मुझे और किसी की जरूरत नहीं होती। भले ही हमारा खून एक ना हो, सरनेम एक ना हो, वो फिर भी मेरी जान है। उसकी तकलीफ में देखकर मेरी जान निकल जाती है। मैं उसे रोता नहीं देख सकता। भले ही उस वक्त मैं काव्या को नहीं बचा पाया था, ना ही उसे ढूंढ पाया था, पर मैं सिया को कुछ नहीं होने दूंगा। निखिल चुप हो गया और रोने लगा। तन्वी ने देखा निखिल चुप नहीं हो रहा तो उसने उसे चुप करने के लिए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। निखिल की तो आंखें बाहर आने वाली थी। वो तो तन्वी की इस हद से शॉक हो गया। तन्वी निखिल को किस करने लगी। तन्वी को महसूस हुआ कि निखिल चुप हो गया है तो वो पीछे हटने लगी, पर तभी निखिल ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली और तन्वी को एक डीपली किस करने लगा। दूसरा हाथ तन्वी की कमर पर रख दिया। तन्वी निखिल की छुअन से सिहर उठी। निखिल ने देखा कि तन्वी को सांस नहीं आ रही, तब जाकर उसे छोड़ा। तन्वी निखिल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तन्वी का चेहरा शर्म से लाला हो गया था। तन्वी जल्दी से उठी और भागने लगी। फिर उसे कुछ याद आया और रुककर निखिल को बिना देखे बोली, आप चिंता मत कीजिए, सिया को कुछ नहीं होगा। जिसके पास आप जैसा भाई हो उसे भला क्या हो सकता है। और फिर कुणाल, मीर और कबीर भाई भी तो है। जिसके पास इतने लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हो उसे भला कैसे कुछ हो सकता है। सिया आपको इस हाल में देखेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। अपने लिए ना सही, सिया के लिए खुद को संभाल लीजिए। निखिल ने तन्वी को अपनी ओर ना देखता पाकर उसे कहा, तनु मेरी तरफ देखो। तन्वी ने अपना चेहरा घुमाया पर निखिल को नहीं देखा, बस सिर झुकाकर खड़ी हो गई। निखिल को तनु पर बहुत प्यार आ रहा था। वो शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। तन्वी ने कहा, हमें काम है, और वहां से भाग गई। तनु को इस तरह भागता देख निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही दूसरी ओर कुणाल को मिराज का फोन आता है। कुणाल फोन पिक करके बोलता है, बोलो। मिराज बोलता है, बॉस हम उस हैरी शर्मा को उठा लाए हैं, हमने उसे अपने अड्डे पर रखा है, आप आ जाए। कुणाल ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ, तब तक उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। मिराज ने कहा, जी बॉस, और फोन रख दिया और कुणाल वहां से अपने अड्डे पर जाने के लिए निकल गया। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा खूबसूरत विला जिस पर ईगल विला लिखा था, जिसके चारों ओर ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। वहां दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। तभी उस विला के सामने 4 ब्लैक कलर की कार रुकी। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन चारों कार्स के बीच में जो ब्लैक कलर की BMW कार थी उसका गेट ओपन किया। उसमें से एक हैंडसम आदमी बाहर निकाला जिसने अपने आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थे। देखने तो एकदम हीरो जैसा। ब्लैक पंथ, व्हाइट शर्ट्स, ब्लैक टाई के ऊपर ब्लैक कलर का कोट और ब्लैक शूज पहने वो आदमी विला के मेन गेट पर पहुंचा। वहां के गार्ड्स ने तुरंत उसके सामने सिर झुकाकर ग्रिट किया और गेट ओपन कर दिया। वो आदमी अंदर चला गया और उसके साथ आए गार्ड्स वहीं चारों तरफ फैल गए और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। वो आदमी एक रूम के अंदर एंटर हुआ जहां 2 लोग पहले से ही थे। एक आदमी को चेयर पर बंधा हुआ था जो बुरी तरह जख्मी हालत में था, और दूसरा आदमी उसके सामने गन पकड़े बैठा था। उस आदमी ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था, पर उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो मिराज। जी हाँ, वो कोई और नहीं मिराज मेहरा था। मिराज ने पीछे मुड़ कर देखा तो कुणाल खड़ा था। जी हाँ, जो आदमी रूम में आया था वो कुणाल कपूर ही था, पर इस वक्त उसकी एक अलग पहचान थी। मिराज के सामने इस वक्त कुणाल कपूर नहीं बल्कि उनका बॉस अंडरवर्ल्ड का किंग ब्लैक ईगल खड़ा था, जिसके नाम से पूरी दुनिया डरती है। मिराज ने कहा, हेलो बॉस। मिराज कुणाल की तरफ गया और उससे हाथ मिलाया और कहा, ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी कुणाल को ही देख रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसे उसने कहीं तो देखा है, पर कहा उसे याद नहीं आ रहा था। कुणाल ने उस आदमी के सामने बैठकर बोला, ब्लैक ईगल के सामने मुर्दे भी बोलते हैं तो ये क्या चीज है। उस आदमी के तो ब्लैक ईगल नाम सुनते ही होश उड़ गए। कुणाल ने अपनी गन निकाली और गन पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, तो तुम हो हैरी शर्मा। फिर कुणाल ने हैरी से कहा, लास्ट मौका है, तुम्हारे पास इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। सच तो मैं पता कर ही लूंगा, बिकॉज आई एम अ ब्लैक ईगल। दुनिया का कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, सो चॉइस इज योर्स। हैरी की अड़क के मारे हालत खराब हो गई थी। कुणाल ने पूछा, सिया को क्यों मारना चाहते हो तुम, और उसके माँ बाप ने सिया को मारने की सुपारी क्यों दी है। भला कोई माँ बाप अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहेगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब बहुत नॉर्मल है। नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं, इसलिए इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो तुम सच बता दोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हैरी अच्छे से जानता था ब्लैक ईगल कौन है और क्या कर सकता है। उसके पास दुनिया को मुट्ठी में करने की ताकत है, उसके बचने की कोई चांस नहीं है।
हैरी ने बोलना शुरू किया, सर मिस्टर सिंह और उनकी पत्नी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका काम के दूं तो वो मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे। मैंने पूछा क्या करना है मुझे। उन्होंने एक फोटो मेरे सामने रखते हुए एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस लड़की को मरना है। मैंने उनसे पूछा ये कौन है। फिर मैंने देखा कि लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरी नीयत फिसल गई। मैंने सोचा कि लड़की और पैसे दोनों मिल रहे हैं, मेरे फायदे का सौदा है। मैंने उससे पूछा कि आप लोग इसे क्यों मारना चाहते हो और ये लड़की कौन है। हैरी की बात सुनकर कुणाल का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, पर फिर भी उसने खुद को शांत रखा। तो उन्होंने कहा ये सिया है और एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद मिस्टर सिंह ने कहा ये मेरी बड़ी बेटी सिया है। मुझे उनकी बात सुनकर शौक लगा। मैंने उनसे पूछा आप अपनी ही बेटी की हत्या करना चाहते हो, कैसे माँ बाप हो आप। तो उन्होंने कहा कि वो उनकी असली बेटी नहीं है, ये उनकी पहली पत्नी और उनके पिता को एक पहाड़ी के नीचे जंगल में जख्मी हालत में मिली थी। उन्होंने सिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और सिया को बचा लिया। उसके बाद उन्होंने सिया को अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया और मारते वक्त उनकी पत्नी ने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सिया के नाम कर दी थी, जो उन्हें उनके पिता ने दी थी क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। बेल के हिसाब से अगर सिया को 25 साल से पहले कुछ भी हो जाता तो वो प्रॉपर्टी सरकारी फंड में चली जाती, इसलिए आज तक उन्होंने सिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुणाल ने पूछा क्या वो लोग जानते हैं सिया कौन है। हैरी ने कहा नहीं, उनको भी नहीं पता सिया के असली माँ बाप कौन है, और वो चुप हो गया। कुणाल ने अपनी गन से उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली मार दी और से बाहर निकल गया। कुणाल विला से बाहर आया तो उसे सामने खड़ा मिराज दिखाई दिया। वो चलकर उसके पास गया और कहा अंदर की गंदगी साफ कराओ। तो मिराज ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए जाने को कहा तो वो लोग अंदर चले गए। कुणाल ने मिराज को कहा सिया सिंह मिस्टर सिंह की बेटी नहीं है, पता करो सिया के असली माँ बाप कौन है। और वो कहा है तुम्हें मिस्टर सिंह से शुरुआत करनी होगी, वही कुछ बता सकते हैं। सिया उन्हें कहा और कब मिली थी। मिराज ने कहा जी बॉस। तो कुणाल वहां से किसी राजा की तरह निकल गया। चारों काज वहां से निकल गई। कुछ समय बाद कुणाल ओल्ड मैंशन वापस आ गया। वो अंदर जा ही रहा था कि उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। कुणाल उस तरफ चला गया। कुणाल ने देखा हॉल में कबीर, निखिल, रेहान, रेहाना, माहिर, तन्वी और सिया बैठे थे। सिया सबके सामने खड़ी थी और कुछ बोलकर बता रही थी जिस पर सब हंस रहे थे। कुणाल वही पिलर के पीछे खड़ा होकर सुनने लगा। सिया कुणाल की ही एक्टिंग कर रही थी जिस पर सब हंस रहे थे। सिया ने कुणाल के स्टाइल में कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। सिया फिर बोलती है वो पूछते हैं या बताते हैं कि वो कौन है। पूछते तो इसे है जिसे उनको खुद को ही नहीं पता वो कौन है। सब सिया की बातों पर जोर जोर से हंसने लगे। सिया ने एक हाथ अपने बालों में मारते हुए गर्दन को पीछे झटकते हुए स्टाइल मारा, डे से कुणाल करता है। सिया ने कबीर की तरफ देखते हुए कुणाल के स्टाइल में कहा अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब देखो तब बस धमकियां देते रहते हैं। डे से ये तो उनका पसंदीदा काम हो। सिया की बात सुनकर सब हंस रहे थे। सिया ने आगे कहा उनका कुणाल नहीं गुस्से का देवता होना चाहिए था, जब देखो तब एंग्री मैन बने फिरते हैं। वो नीली आंखों वाले मॉन्स्टर एकदम सड़े रहते हैं। तब सिया के पीछे से आवाज आए और सबने सिया के पीछे खड़े कुणाल को देखा तो उनकी सांस गले में अटक गई। सिया तो सिया है, उस आवाज को इग्नोर करते हुए आगे कहा, और वो थोड़े से दिमाग से पैदल भी है, उनका ऊपर का माला पूरा खाली है। कुणाल तब तक सिया के बहुत करीब आ गए था। अब सब सिया की जान की दुआ मांग रहे थे। कुणाल ने सिया के कान के पास आकर अपनी सांसें सिया के कान में छोड़ते हुए कहा अच्छा तो मैं आपको पागल लगता हूँ। सिया ने सबकी तरह देखकर कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिसे मैंने अभी उस नीली आंखों वाले मॉन्स्टर की आवाज सुनी। सबने सिया को पीछे देखने का इशारा किया। इस पर सिया बोली अब ये मत कहना कि वो नीली आंखों वाला मॉन्स्टर मेरे पीछे खड़ा है। कुणाल ने सिया से कहा और क्या क्या वर्ड यूज करती हो तुम मेरी तारीफ में। सिया ने कहा मार गए राम, ये तो हो गया कांड, अब ये नीली आंखों वाला मॉन्स्टर मुझे छोड़ेगा नहीं। सिया नकली हंसी हंसते हुए पीछे मुड़ी और एक फेक मुस्कान के साथ कुणाल को बोली मैं तो बस मजाक कर रही थी। सब मक्के का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। कुणाल ने सीरियस टोन में सिया से कहा तुम्हें मैं एंग्री मैन लगता हूँ। सिया ने कहा लगते नहीं हो, आप हो एंग्री मैन, किसी से भी पूछ लो। सिया पूछने के लिए डे से ही पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। सिया ने सबको कोसते हुए गालियां दी और मन ही मन सोचा ये लोग मुझे इस भूखे शेर के सामने अकेला छोड़कर चले गए। फिर से दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। कुणाल और सिया दोनों आपस में लड़ रहे थे। सिया को कुणाल पर गुस्सा आ रहा था। दोनों लड़ते हुए हस्बैंड वाइफ लग रहे थे और टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। वही कुणाल को सिया गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। सिया ने कुणाल से कहा प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप मुझे ये बताएं। सिया ने कुणाल से कहा क्या कभी आपने बचपन में क्या बिना हेलमेट के क्रिकेट खेला था।
कुणाल ने सिया को कहा नहीं तो क्या। सिया कुणाल से आगे कहा तो क्या आपने बिना हेलमेट के बाइक चलाई थी। कुणाल ने कहा नहीं तो। सिया ने फिर कहा या फिर कबीर भैया ने खेल खेल में बचपन में आपके सर पर डंडा मार दिया था। कुणाल ने कहा ऑफ कोर्स नोट। सिया ने कुणाल को कहा आपको दिमागी बुखार हुआ था क्या बचपन में, या फिर आप छत से सिर के बल नीचे गिर गए थे। कुणाल ने कहा नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिया ने आगे कहा नहीं कुछ ना कुछ तो आपके साथ हुआ ही होगा, नहीं तो ऐसे ही किसी का दिमाग खराब नहीं हो सकता। कुणाल ने सिया को गुस्से में घूमते हुए कहा मेरा दिमाग खराब नहीं है। सिया ने कुणाल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा एकदम खराब है। कुणाल ने सिया को गुस्से में चीखते हुए कहा स्टॉप। ओके। कुणाल ने सिया को कहा बहुत बोल रही हो तुम, देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। या तो तुम खुद चुप हो जाओ या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें चुप कराता हूँ। सिया ने कुणाल की बात सुनकर सिया ने कहा और नहीं हुई तो क्या कर लोगे आप। कुणाल ने सिया से कहा अभी बताता हूँ। फिर कुणाल ने सिया को अपने कंधों पर उठाया और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। सिया कुणाल को मुंह के बरसाए जा रही थी, पर कुणाल पर सिया के छोटे छोटे हाथों के मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। सिया उसे इरिटेट कर रही थी, लेकिन कुणाल ने सिया को एक बार भी नीचे नहीं उतारा और अपने रूम में ले गया और जाकर के डोर लॉक कर लिया। सिया ने कुणाल को कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दीजिए वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगी, मैं आपके बाल नोच लूंगी, मैं आपके कपड़े फाड़ दूंगी, मैं आपको जान से मार दूंगी, मुझे बाहर निकालिए नहीं तो मैं दादी और दादू से आपकी शिकायत कर दूंगी, आपको डंडों से मार पड़ पाऊंगी। कुणाल सिया की बात सुनकर बोलता है बहुत बोलती हो तुम, चुप हो जाओ तो। सिया है। सिया ने एक बार शुरू होने के बाद चुप नहीं होती थी। सिया बस बोले जा रही थी। कुणाल इरिटेट होकर सिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। सिया की तो आंखें बाहर आने लगती है। सिया का जोर जोर से दिल धड़कने लगता है। सिया आंखें फाड़कर कुणाल को देख रही थी। कुणाल सिया आई कि किस में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह लगभग 10 मिनट से सिया को किस करे जा रहा है। कुणाल ने देखा कि सिया की सांसें उखड़ने लगी तो उसे रियलाइज हुआ वो क्या कर रहा है, तब जाकर उसने सिया को छोड़ा। सिया सांस नहीं ले रही थी। सिया ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत किया। फिर सिया ने उसे जोरदार मुक्का मार और कहा आप बहुत बदतमीज हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, मुझे बाहर जाने दीजिए। सिया की आंखों में आंसू थे जिसे देख कुणाल को बुरा लगता है। कुणाल दरवाजे से साइड हट जाता है। सिया वहां से दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। वहीं इस कुणाल बस उसे अपनी आंखों से दूर जाते हुए देख रहा था। सिया गुस्से में अपने रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसे बस कुणाल का उसे किस करना याद आ रहा था। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि ये आज पहली बार था कि किसी लड़के ने उसे किस किया था। वो आज तक किसी के इतने करीब कभी गई थी नहीं थी। निखिल के अलावा वो कभी किसी के पास नहीं जाती थी। निखिल उसका भाई है जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करती है और किसी पर वो आसानी से भरोसा नहीं करती थी। वही कुणाल अपने रूम में कपड़े चेंज करने के बाद निखिल के पास चला गया। कुणाल निखिल के रूम में पहुंचा तो वहां पर माहिर, रेहान, रेहाना, तन्वी, कबीर पहले से ही मौजूद थे। कबीर ने निखिल कुणाल को देखकर कहा अरे वाह भाई, आज आप इस वक्त घर पर, लगता है आपने काम से छुट्टी ले ली है। इस पर कुणाल ने कबीर को घूरते हुए बोला पर लगता है कि तुम्हारा अभी काम करने का मन हो रहा है, चलो मैं तुम्हें कोई काम ही दे देता हूँ। इस पर कबीर हड़बड़ाते हुए बोला अरे नहीं भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज आप मेरी बातों को सीरियसली ना ले। माहिर ने कहा कुणाल तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन ऑफ था, क्योंकि माहिर जानता था कुणाल इस वक्त कहाँ से आ रहा था। क्योंकि कुणाल का फोन जब भी ऑफ होता था वह अपने अड्डे पर किसी जरूरी काम के लिए होता था। माहिर जानना चाहता था कि कुणाल वहां पर फिर से क्यों गया था, क्योंकि वह उसके अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जगह थी और जहां पर वह कभी कभी ही जाता था। मिराज हमेशा छोटे मोटे केसेस हैंडल करता था तो कुणाल को जाने की जरूरत नहीं होती था। निखिल भी यह बात अच्छे से जानता था, इसलिए वह भी जानना चाहता था कि कुणाल अभी कहां से आ रहा है। कुणाल ने सबको इग्नोर करते हुए पूछा तुम सब फ्री हो। तन्वी ने कहा जी भाई, कुछ काम था आपको। कुणाल ने कहा हाँ मुझे कुछ बात करनी थी तुम सबसे। रेहान रेहाना को देखते हुए पूछा रेहाना क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो रेहाना ने कहा हाँ जी सर बोलिए आपको क्या जानना है। तो कुणाल रेहाना को बोलता है आप मुझे तनु की तरह भाई कहकर बुलाए ना कि सर। जिस पर रेहाना मुस्कुरा दी और बोला जी भाई। तो कुणाल रेहाना से बोलता है क्या तुम्हारे पास सिया की बचपन की कोई फोटो या कोई बचपन की निशानी है, अगर है तो मुझे वह चाहिए। कुणाल की बात सुनकर निखिल कुणाल से पूछता है पर किस लिए, तुम उसका क्या करोगे। कुणाल निखिल को बताता है कि उसने हैरी शर्मा को पकड़ लिया है जिसे सिया के मम्मी पापा ने सिया को मारने के लिए सुपारी दी थी। उसने मुझे बताया है कि सिया के नाम पर लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसके लिए मिस्टर सिंह और मिसेज सिंह सिया को मारना चाहते हैं
और एक सबसे बड़ी बात, सिया उनकी अपनी बेटी भी नहीं है, इसलिए उन्हें बस अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, ना किसी और से। कुणाल की बात सुनकर सबको एक तगड़ा झटका लगता है, और सबसे ज्यादा रेहान रेहाना को, क्योंकि वह तो हमेशा से यही जानते थे कि सिया उनकी बड़ी माँ यानी कि उनकी मौसी, बड़ी मौसी की बेटी है, पर ऐसा नहीं था। उनकी मौसी की बेटी की डेथ तो 3 साल की उम्र में ही हो गई थी। सिया तो बस उन्हें एक खाई में एक के नीचे गिरी हुई एक जंगल में जख्मी हालत में मिली थी। यह बात बस उसके नानाजी और उसकी माँ और मिस्टर सिंह और उसकी वाइफ ही जानते थे कि सिया उनकी बेटी नहीं है। निखिल ने कहा, तो सिया के असली माँ बाप कौन है? कुणाल ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, पर मेरे आदमी काम पर लगे हैं, कुछ ना कुछ जल्दी हमारे हाथ लगेगा। तब तक सिया को कोई इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। रेहाना और रेहान ने कहा, सिया दी चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हमेशा हमारी दी ही रहेगी। तन्वी और निखिल दोनों के पास आते हुए उन्हें हाँ करके बोले, हाँ वो तुम्हारी ही बहन है। कुणाल ने कबीर और मीर दोनों को कहा, कबीर और मीर, तुम दिनों में से कोई ना कोई आज से सिया के साथ रहेगा। इनफैक्ट हम में से कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि सिया की जान का खतरा और बढ़ गया है। वो लोग फिर से सिया को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। सब ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी सिया गुस्से में मुंह फुलाए निखिल के रूम में आई, वहां सबको देखा और दे से ही उसकी नजर कुणाल पर गई। वो मुड़कर वहां से वापस जाने लगी। सिया को वापस गुस्से में जाता देख निखिल और कुणाल दोनों समझ गए कि सिया गुस्से में है। निखिल ने सिया को आवाज देते हुए कहा, बच्चा आप वापस क्यों जा रही हैं? यहाँ ये हमारे पास, और हमें बताया आप गुस्से में क्यों है? सिया कुछ नहीं बोलती तो निखिल फिर से बोलता है, बच्चा इधर आइए हमारे पास। तो सिया पैर पटकते हुए मुंह बनाकर कुणाल को घूरकर देखती है और निखिल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। निखिल पूछता है, किस लिए गुस्से में हो? अपने भाई को नहीं बताओगी? सब सिया को देख रहे थे। सिया बिना कुछ सोचे समझे बोलती है, आपके इस दोस्त की वजह से। तो कुणाल इनोसेंट फेस बनाकर सिया से बोलता है, मैंने क्या किया? निखिल सिया पूछता है, क्या किया इसने, मुझे बताओ। सिया बोलती है, इसने मुझे किस किया? किसका नाम सुनते ही पानी पी रहे कबीर के मुंह से पानी निकालकर मीर के ऊपर गिर गया और वह तेज तेज खांसने लगा। वही तन्वी सिया को देखकर शौक थी। रेहान और रेहाना मुंह खोले अपनी बहन को देख रहे थे। निखिल तो मानो फ्रीज हो गया था कि उसकी मुहफ बहन क्या बोले जा रही है। कुणाल सिया को गुस्से वाली नजरों से घूर कर देख रहा था कि जैसे बोल रहा है कि यह बात इसे यहाँ बोलने की जरूरत थी। सब लोग सिया को देख रहे थे तो कभी कुणाल को देख रहे थे। तो निखिल ने कहा, क्या कहा तुमने अभी? सिया ने फिर से कहा कि इसने मुझे किस किया? कुणाल सिया को बोलता है, सिया चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसको रूम जबरदस्त बाहर ले जाता है। सब लोग देख रहे थे और निखिल, मीर और कबीर तीनों जानते थे कि कुणाल कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता। किस करना तो बहुत दूर की बात है। वह तीनों तो मानो सदमे में चले गए थे। वही कुणाल सिया को बाहर लॉबी में लेकर आता है और उसका हाथ छोड़कर उससे बोलता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि कौन सी बात किसके सामने कब बोलनी है? इस पर सिया कुणाल को जवाब देती है, आपको अक्ल नहीं है कि कब किसके साथ कैसे भी पेश आना चाहिए और किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज मेरा रास्ता छोड़े और मुझे जाने दे। कुणाल सिया को रूम से बाहर खींचते हुए ले आया। सिया गुस्से में कुणाल पर चिल्लाए जा रही थी, तुम पागल हो, बदतमीज हो, खड़ूस हो, घमंडी हो, मेंटल हो, तुम सब कुछ हो, पर तुम मुझे इस तरह नहीं खींच सकते। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुणाल ने सिया से कहा, तुम मुझे क्यों इरिटेट करती हो? अगर तुम वहाँ ये सब नहीं बोलती तो मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं लाना पड़ता। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कब किसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। जो मुंह में आया बोल देती हो। तुम्हें अकल नाम की चीज भी है कि नहीं? मैंने सुना था सुंदर लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, आज देख भी लिया। कुणाल ने सिया से कहा, तुम मुझे क्यों इरिटेट करती हो? अगर तुम वहाँ ये सब नहीं बोलती तो मुझे तुम्हें इस तरह से यहाँ नहीं लाना पड़ता। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कब किसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। जो मुंह में आया बोल देती हो। तुम्हें अकल नाम की चीज भी है कि नहीं? मैंने सुना था सुंदर लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, आज देख भी लिया। सिया ने कुणाल को चिल्लाते हुए कहा, हाँ मेरे पास तो दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास तो दिमाग के साथ साथ दिल भी नहीं है। तुम एक हार्टलेस इंसान हो, जब देखो मुझे परेशान करने आ जाते हो। तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम ना दूर रहा करो मुझसे, वरना मैं तुम्हारी किसी दिन जान ले लूंगी। तुम्हें मुझे परेशान करने के अलावा कोई और काम नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम जैसे पागल इंसान को इतने बड़े एम्पायर्स की जिम्मेदारी कैसे दे दी? कुणाल ने गुस्से में आकर सिया का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया, जिससे सिया को दर्द होने लगा। कुणाल ने सिया से कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो कहीं और जाकर मारो। वो क्या है ना, मैं बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठा। कुणाल ने सिया का हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि दर्द के कारण सिया की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर गिर गए। कुणाल ने सिया को रोते देखा तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और वो सिया को वहीं छोड़ अपने रूम में चला गया।
वही निखिल के रूम में माहिर, निखिल और कबीर तीनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वह अच्छे से जानते थे कि कुणाल कभी किसी लड़की के पास तक नहीं गया तो किस करना बहुत दूर की बात है। अगर उसने सिया को किस किया है तो इसका मतलब है कि वह सिया को पसंद करता है। इतने सालों में शायद आज पहली बार ऐसा था कि कुणाल किसी लड़की के करीब गया था, जिसे सोचकर तीनों के मन में एक खुशी की लहर उठ गई और तीनों एक दूसरे को इशारों ही इशारों में पूछ रहे थे कि ऐसा हो सकता है। वही रेहान, रेहाना और तन्वी तीनों बातों में लगे पड़े थे कि रेहाना के फोन पर किसी की कॉल आती है। रेहाना फोन पिक करके पूछती है, अरे माही दी, आपने इस वक्त मुझे कैसे याद किया? सामने से एक प्यारी सी लड़की की आवाज आती है, यार तुम लोग कहाँ हो? मैं इंडिया पहुंच गई हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। मुझे याद है अगले हफ्ते सिया का बर्थडे है, जिसके लिए मैं इंडिया आई हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? रेहाना ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप इंडिया में हो? आप कब आए? माही रेहाना से बोलती है, स्टूपिड गर्ल, मैंने क्या बोला? मैं अभी अभी आई हूँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ तो इसका मतलब है मैं अभी आई हूँ ना। माही की बात सुनकर रेहाना दांत दिखाते हुए बोलती है, सॉरी, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैं अभी आपको लेने आती हूँ। मैं सिया दी, तन्वी दी के साथ मैं आपको पिक करने आ रही हूँ, आप हमारा वेट कीजिए। वह माही ने कहा, ठीक है, मैं तब तक यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। माही रावत, हाइट 5.3, रंग गोरा, काली आंखें कमर तक लटकते रेड हेयर जो कलर कराए हुए थे, तीखे नान नक्श, तनु फिगर एकदम शून्य, गुलाबी होंठ, काली घनी पुलके गालों पर पड़ते डिंपल उसे और भी क्यूट बनते हैं। माही तन्वी और सिया की बचपन की दोस्त है जो स्कूल कॉलेज में इनके साथ थी, फिर फॉरेन में अपने मम्मी पापा के साथ रहने चली गई थी क्योंकि इसके मम्मी पापा पहले से ही फॉरेन में रहते थे। ये दादी दादा के पास रहती थी तो अब वह अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। पर सिया और तन्वी की बहुत अच्छी दोस्त है जिनके लिए वह कुछ भी कर सकती है। रेहाना ने तन्वी को देखते हुए बताया कि माही इंडिया आए हैं, उसे लेने एयरपोर्ट जाना है। तन्वी भी सुनकर बहुत खुश हो गई और रेहाना को कहा, ठीक है, सिया को बताकर चलते हैं। रेहान को छोड़कर सब उन्हें घूरकर देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि यह माही कौन है जिसके आने से ये लोग इतना खुश हो रहे हैं। निखिल ने रेहाना से पूछा, रेहाना, माही कौन है? रेहाना ने निखिल से कहा, निखिल भैया, माही दी तन्वी दी और सिया दी की बचपन की दोस्त है, वह आज ही इंडिया आए हैं, हम उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। निखिल ने कहा, ठीक है, हम में से कोई तुम्हारे साथ जाएगा? तन्वी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, हम इतने भी छोटे नहीं कि खुद से ना जा सकते हो। निखिल ने तन्वी को कहा, तुम हर बात पर जिद क्यों करती हो? इस पर तन्वी ने निखिल से कहा, और आप हर बात पर टांग क्यों घुसाते हो? निखिल ने कहा, तनु, मैंने बोल दिया ना कि तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। इस पर कबीर ने कहा, कोई बात नहीं निखिल भैया, अगर वह आपको नहीं ले जाना चाहते तो मीर भाई चले जाएंगे। क्यों मेरे भाई? मीर ने कहा, ठीक है, मैं इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। निखिल ने भी अपनी हाँ में गर्दन हिला दी और तनु रेहाना दोनों सिया को ढूंढते हुए नीचे चले गए। सिया नीचे दादी दादा और मीरा जी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। सामने कुणाल सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा था। तनु और रेहाना दोनों सिया के पास गई और सिया से कहा, सिया, क्या तुम हमारे साथ एयरपोर्ट चलोगी? सिया ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछे, एयरपोर्ट पर किस लिए? तन्वी ने कहा, माही को लेने। सिया ने सुना कि तन्वी ने क्या बोला है, वह उछलते हुए सोफे से खड़ी होकर बोली, माही वह इंडिया गई? ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पीछे से माहिर आते हुए बोला, हाँ ठीक है चलो फिर। वही सारे लोग उनको सवारियां नजरों से देख रहे थे तो तन्वी ने दादी से कहा, दादी माँ, माही हमारी दोस्त है, हम उसे लेने जा रहे हैं, आकर आपको उसके बारे में बताते हैं। दादी ने कहा, ठीक है बच्चे, आराम से जाना। और फिर सारे साथ चले जाते हैं। कुणाल उनको जाते हुए देख रहा था। कुणाल को सिया का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, वह उसी के लिए वहां बैठा हुआ था। चुपके चुपके उसे एक नजर देख लेता, फिर अपने काम करने लगता। बार बार उसकी नजर बस सिया पर ही जा रही थी। कहीं ना कहीं वह सिया को पसंद करने लगा था, पर उसे खुद नहीं पता था कि वह सिया को पसंद करने लगा है। तभी नीचे रेहान, कबीर और निखिल कुणाल के पास आते हैं और कुणाल से स्विमिंग करने के लिए पूछते हैं तो कुणाल भी हाँ कर देता है और सारे स्विमिंग करने चले जाते हैं। दादी माँ, मीरा जी और दादू हॉल में बैठकर टीवी देखने लगते हैं और एक सर्वेंट से बोलकर कुछ खाने के लिए बनवाते हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर माही बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही थी और बार बार घड़ी को देखकर बस सड़क की तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसके सामने कार ब्लैक कलर की BMW आकर रुकती है, जिसमें से सिया, तन्वी और रेहाना बाहर निकलती है। माही दौड़कर उनके पास जाती है और भागकर सिया को गले लगा लिया। सिया ने माही से कहा, माही यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
माही भी सिया को बोलती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है। फिर तन्वी और रेहाना भी उनको हक कर लेती है। वही कोई था जिसकी नजरें बस माही पर टिक गई थी। वह थे अपने माहिर साहब जिन्हें माहिरा के माही के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह बस माही को घूरे जा रहे थे। माही बहुत प्यारी दिख रही थी। उसने येलो टी शर्ट और ब्लैक पैंट डाली थी, बालों का बन बनाया हुआ था, सिंपली लुक में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। पर सिया से थोड़ी कम तन्वी और रेहाना भी नहीं थी। इन लड़कियों ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। सब लोग इनको ही देखे जा रहे थे पर सिया के सामने ये तीनों भी कम थी। माहिर ने देखा सब लोग इन्हें घूर रहे हैं तो उसने अपने मन में सोचा अगर निखिल और कुणाल को पता चला कि मेरे होते हुए उनकी वालियों पर लोग लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे तो दोनों मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माहिर उनके पास गया और घर के लिए उन्हें अपने साथ लेकर निकल गया। सिया, माहिर, तन्वी, रेहाना और माही सब घर के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में सिया को एक बेकरी दिखी। उसने माहिर से कहा मीर भाई प्लीज गाड़ी रोको ना, मुझे कुछ सामान लेना है। मीर ने सिया से कहा क्या चाहिए तुम्हें, मैं लेकर आता हूँ। तो सिया ने कहा नहीं मीर भाई मैं खुद जाकर ले आती हूँ ना, प्लीज आप कार रोक दीजिए। माहिर ने कार रोक दी तो सिया कार से उतर कर रोड क्रॉस करती हुई शॉप के अंदर घुस गई। सब उसका कार में बैठ और दूसरी साइड रोड की कार खड़ी करके उसका इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद शॉप से बाहर आए हैं। उसके हाथों में चॉकलेट चिप्स, स्नैक और पता नहीं क्या क्या था। माही सिया को देखते हुए बोली ये लड़की कब बड़ी होगी, इसकी आदतें अभी भी नहीं छुट्टी है। तो तन्वी ने सिया को देखते हुए माही से कहा शायद ये छूटने वाली भी नहीं है, ये अभी भी बच्ची है और आगे भी बच्ची ही रहने वाली है। पता नहीं किसकी किस्मत फूलेगी ये लड़की। इस पर सब जोर जोर से हंसने लग। सब सिया को देख ही रहे थे और जैसे ही सिया रोड क्रॉस करने के लिए बीच रोड पर आई, सामने से एक तेज कार आई और सिया को टक्कर मार गई है। सबकी आंखें बंद हो गई है। सिया कार की टक्कर से उड़ती हुई रोड की दूसरी साइड नीचे गिरती है और उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। सिया गिरते ही बेहोश हो गई। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती सिया के पास जाकर उसे देख सके। सब सदमे में वहीं जमे खड़े थे। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी तब जाकर उन सबको होश आया और वह भागते हुए सिया के पास आए। सिया की हालत देखकर सबके होश उड़ चुके थे। मीर ने सिया को गोद में उठाया और सिया सिया चिल्लाने लगा, नहीं कोई जवाब नहीं दिया। सिया बेहोश हो चुकी थी। सिया का लगातार खून बह रहा था। तन्वी, माही और रेहाना का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। माहिर ने सिया को गोद में उठाया और भीड़ में चिल्लाते हुए कहा साइड हटो, रास्ता दो, और गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे पीछे रेहाना, माही और तन्वी भी उसके साथ चली गई। माहिर ने सिया को बेडशीट पर लिटाया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। आगे रेहाना बैठ गई और पीछे तन्वी सिया के सर को गोद में लेकर बैठ गई और साथ में माही भी। चारों हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दी। तीनों का रो रोकर बुरा हाल था। सिया को जगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सिया को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि शायद उसका बच पाना भी मुश्किल था। सिया का लगातार खून बहे जा रहा था। तन्वी अपने दुपट्टे से उसे रोकने की लगातार कोशिश कर रही थी पर खून इतना ज्यादा बह था कि वो रोक नहीं पा रही थी। तन्वी लगभग पूरी खून में भीग चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक सिटी हॉस्पिटल के पास माहिर ने कार रोक दी और भागकर सिया को गोद में उठाते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए अंदर चला गया। माही, तन्वी और रेहाना भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में चली गई। डॉक्टर ने देखा कि माहिर सिया को गोद में उठाए लेकर आ रहा है तो भागकर वह उसके पास गए और पूछा क्या यह एक्सीडेंट केस है। माहिर ने जवाब दिया हाँ प्लीज डॉक्टर मेरी बहन को बचा लीजिए। है वह भागकर उसके पास आए और कहा एक्सीडेंट केस है, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सिया को स्ट्रेचर पर लुटाया और ओटी में ले गया और फॉर्म फिल करने के लिए माहिर को कहा और तो माहिर ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। वही तन्वी, माही और रेहाना तीनों और ओटी के बाहर बैठकर सिया की जान की सलामती की दुआएं करने लगी और तीनों रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। वही निखिल को कुछ अजीब लग रहा था। उसे बेचैनी और घबराहट सी हो रही थी पर उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह कहते हैं ना, जब हम किसी इंसान के साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं तो हमें उसके लिए उससे बात करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वो फिर कहीं भी रहे उनके दिल हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वही हाल का भी था। निखिल की बहन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी जो उसे नहीं पता था, फिर भी उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने देखा कि बहुत टाइम हो गया है और वह चारों अभी तक घर नहीं लौटी है तो उसने माहिर को कॉल लगा दी। वही बैठा कुणाल अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कबीर उससे बातें कर रहा था और कुछ फाइल्स दिखा रहा था। तो वही हॉस्पिटल में माहिर ने अपना फोन निकाल कर देखा तो उस पर निखिल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से निखिल की कॉल उठाए और रोते हुए बोला निखिल भाई। निखिल ने मीर को रोते हुए सुना तो घबराते हुए कहा मीर तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक है ना। सिया, तन्वी, रेहाना कहाँ है। निखिल की बात सुनकर
मीर ने निखिल को जवाब दिया, नहीं कुछ ठीक नहीं है, हम लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। निखिल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? मीर ने कहा, नहीं कुछ ठीक नहीं है, और जोर जोर से रोने लगा। मीर सिया को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगा था। इतने दिनों में वो दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। सिया भी मीर को बहुत प्यार करने लगी थी, दोनों भाइयों की लाडली बन गई थी। निखिल ने पूछा, बताओगे क्या हुआ है? मीर ने एक गहरी सांस ली और निखिल को बताया कि सिया का एक्सीडेंट हो गया है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो उड़ती में है। इतना ही सुना था कि निखिल के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। निखिल बेसुध सा वहीं जमीन पर बैठ गया। कुणाल कबीर ने देखा तो वह भागकर निखिल के पास आए और पूछा, क्या हुआ निखिल? निखिल कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, बस लगातार रोए जा रहा था। तो कुणाल ने निखिल का फोन उठाया और कान पर लगाया और पूछा, क्या हुआ है मीर? तो मीर ने कुणाल को कहा, सिया का एक्सीडेंट हो गया है, वह उड़ती में है। कुणाल ने जब मीर की बात सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कुणाल को एक जोर का झटका लग, उसका भी बस हाल निखिल के जैसा ही था, पर उसने खुद को संभाल लिया और कहा, हम लोग अभी आ रहे हैं। कबीर ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो कभी कुणाल ने कबीर को कहा, सिया का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। कबीर चिल्लाते हुए बोला, छोटे रैबिट को क्या हो गया है? वह ठीक तो है ना? कुणाल ने कबीर को कहा, अब तो वही जाकर पता चलेगा, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। फिर निखिल को दोनों भाइयों ने सहारा देकर उठाया और अपने साथ कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्होंने घर में दादा दादी और मीरा जी और रेहान को कुछ नहीं बताया। वही हॉस्पिटल में सिया की सर्जरी चल रही थी। एक डॉक्टर भागते हुए ओरती से बाहर आया और कहा, क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है? क्योंकि पेशेंट का ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक और आसपास के हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो आप में से ही किसी को उन्हें ब्लड डोनेट करना होगा, क्योंकि उनका बहुत ब्लड लॉस्ट हो चुका है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो तन्वी, रेहाना और माही तीनों ने उन्हों कहा, हमारा ब्लड चेक कर लीजिए, हम आपके साथ चलते हैं। तीनों डॉक्टर के साथ चली गई। माहिर ने मिराज को फोन किया। मिराज माहिर को बोलता है, हाँ माहिर, क्या हुआ? तुमने मुझे कैसे याद किया? तो मीर मिराज को बताता है कि वह एयरपोर्ट से आ रहा था और एक कार ने सिया को हिट कर दिया। सिया की जान खतरे में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। सिया का एक्सीडेंट है, एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। फिर माहिर ने मिराज से कहा, मिराज पता करो कि सिया के साथ ये किसने किया है। मिराज बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर सिंह, और उनकी पत्नी तो हमारे कब्जे में है। हम उसने सिया के बचपन की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है। मीर ने कहा, मिराज को कहा, मिराज हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। वह लोग फिर से सिया को मारने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि यह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये सब सोची समझी चाल थी। मुझे 1 घंटे के अंदर सारी डिटेल चाहिए, वरना मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा। मिराज ने कहा, जी बॉस, मैं पता करता हूँ। मीर ने मिराज को कहा, तुम अभी सिया से नहीं मिले हो, वह बहुत भोली और मासूम बच्ची है, मैं उसे किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दूंगा। यह एक भाई का वादा है, कहीं से भी ढूंढो और उस कार को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। मिराज ने कहा, ठीक है माहिर, मैं पता करवाता हूँ, और अभी मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। तभी मीर के पास तन्वी, रेहाना और माही आए। तन्वी ने कहा, मीर भाई, हमारा ब्लड ग्रुप सिया से मैच नहीं हुआ, अब हम क्या करें? सिया की जान कैसे बचाए? तो माहिर ने कहा, मैं अपना ब्लड टेस्ट करा कर आता हूँ, तुम लोग यही मेरा वेट करो। माहिर ब्लड डोनेट करने चला गया। तन्वी, रेहाना और माही तीनों ओटी के बाहर बैठकर माहिर का इंतजार करने लगी। तभी वहां कुणाल, निखिल और कबीर पहुंच गए। कुणाल ने तन्वी के पास जाकर पूछा, सिया कहाँ है? तन्वी कुणाल को देखकर रो पड़ी और जाकर कुणाल को हक कर लिया। वही रेहाना ने निखिल को जाकर हक कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। निखिल भाई देखो नादी को क्या हो गया है, प्लीज, वो आपकी हर बात सुनती है, उनसे कहिए ना वह बाहर आकर हमसे बात करें। मैं कभी शरारत नहीं करूंगी, मैं कभी उनको परेशान नहीं करूंगी, आप बोलो ना उनको, आपकी बात तो हमेशा सुनती है। प्लीज भाई बोलिए ना उनको, एक बार मुझसे बात कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज। और रेहाना बस रोए जा रही थी। निखिल खुद को संभाल नहीं पा रहा था, वह खुद भी अंदर तक टूट चुका था। आखिरकार अपनी बहन से प्यार जो करता था कबीर, रेहाना को निखिल से अलग करते हुए उसे संभलने की कोशिश करता है। कुणाल तन्वी को खुद से अलग करते हुए तन्वी का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलता है, कुछ नहीं होगा रैबिट को, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तभी मीर वहां आ जाता है और निखिल को देख इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। मीर निखिल को बोलता है, सॉरी निक्कू, मैं हमारी बहन का ख्याल नहीं रख पाया, मैं एक बड़े भाई का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मीर से निखिल अलग हुआ और कुणाल और कबीर के पास आया और कहा, सिया का बहुत ब्लड लॉस्ट हो गया है और उसे ब्लड की जरूरत है।
हम सब ने चेक करा लिया पर हमरा ब्लड सिया के ब्लड से मैच नहीं हुआ और हॉस्पिटल में भी सिया का ब्लड ग्रुप नहीं मिला। तुम दोनों जाओ, हो सकता है तुम में से किसी का ब्लड ग्रुप मिल जाए। कुणाल ने बिना देरी किए वहां से चला गया। कुणाल को आज एहसास हो रहा था कि सिया उसके लिए कितनी जरूरी बन गई है। वो सिया को इस हाल में देख नहीं पा रहा था। सबसे ज्यादा बुरा हाल निखिल का था। तन्वी निखिल के पास बैठी और उसे अपने सीने से लगते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चा को, वो बहुत स्ट्रांग है, देखना वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। निखिल तन्वी को हक करके रोने लगा। कबीर रेहाना को संभाल रहा था। मीर एक साइड कोने में बैठा रो रहा था। तभी उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। मीर ने सिर उठा कर देखा तो वहां माही खड़ी थी। उसने मीर को पानी पिलाया और उसके पास बैठ गई और माहिर से कहा, आप रोए नहीं, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। कुणाल और कबीर दोनों का एक नर्स ने ब्लड सैंपल सिया के ब्लड सैंपल से मैच किया पर उन दोनों का ब्लड ग्रुप भी सिया के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ। दोनों दुखी होकर बाहर निकल आए। तभी एक नर्स औरती से बाहर आए और उसने मेहर को कहा, प्लीज जल्दी से ब्लड का इंतजाम कर दीजिए, पेशेंट सैन की पल्स ड्रॉप हो रही है, अगर और थोड़ी देर तक उन्हें ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान चली जाएगी। सबको एक तगड़ा झटका लगता है। तभी कुणाल चिल्लाते हुए नर्स को बोलता है, शट अप, क्या बोल रही हो तुम, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर माहिर निखिल को बोलता है, हम सबका तो ब्लड ग्रुप में मैच नहीं हुआ, अब निखिल बचता है। सबका ध्यान निखिल पर गया। निखिल बेचारा बेसुध बैठा था। तभी माहिर ने उसे झकझोरते हुए कहा, निखिल होश में आओ, जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराओ, हो सकता है सिया को ब्लड की जरूरत है। हम सब ने कोशिश कर ली, एक बार तुम भी कोशिश कर लो, तब तक मैं मिराज को बोलता हूँ वो रेहान को ले आए, हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप से सिया के ब्लड ग्रुप से मिल जाए। जाओ जल्दी। निखिल खड़ा होता है और नर्स के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए चला जाता है। सब वहीं बैठकर सिया की ओटी के बाहर इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक पहाड़ी के बीचों बीच घने जंगल में महादेव के मंदिर के बीच एक बूढ़ा अघोरी बाबा बैठा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़े बोल रहा था, आज से 3 दिन बाद वह 25 की हो जाएगी और पता नहीं भोलेनाथ वह शक्तियां उस पर किस तरह हावी होंगी। उस बच्ची की रक्षा करना और उसे उन लोगों को उनके हाथ मत लगने देना। अगर वह सत्य शक्तियां गलत हाथों में चली गई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा और उन लोगों से उस बच्ची की भी रक्षा करना। उसे नहीं पता कि 3 दिन बाद उसके जीवन में क्या होने वाला है। उसे इन सब के लिए लड़ने की शक्ति देना और उसकी रक्षा करना। आज से सालों पहले जब वह बच्ची इस जंगल में आई थी और वह शक्तियां गलती से उसके अंदर प्रवेश कर गई थी, वो बच्ची गलती से उन लोगों के सामने आ गई थी, जिससे वो शक्तियां उन लोगों के हाथ नहीं लगी और वो उस बच्ची में प्रवेश कर गई। तभी से उसकी जान को खतरा बढ़ गया था। विधि के विधान के अनुसार वह शक्तियां 25 वर्ष की आयु में जाकर उस पर हावी होंगी। पता नहीं वो किस तरह की शक्तियां हैं, अच्छी है या बुरी पता नहीं, पर आप उस बच्ची की रक्षा करना। इसकी जान पर संकट के बादल छाए हुए हैं, रक्षा करना भोलेनाथ। वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, उस बच्ची को उनके हाथ मत लगने देना भोलेनाथ। हॉस्पिटल में एक ने नर्स को निखिल ने ब्लड सैंपल दिया और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद नर्स आई और कहा, कांग्रेचुलेशन, आपका ब्लड आपकी सिस्टर से मैच हो गया है। निखिल ने उस नर्स को कहा, जितना भी ब्लड चाहिए मेरी बॉडी से निकाल लो, पर मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर ने निखिल की तरफ देखकर हमें अपना सिर हिला दिया। फिर उस सिस्टर ने निखिल को ब्लड डोनेट करने के लिए एक रूम में भेज दिया। निखिल ने सिया को 3 बोतल ब्लड डोनेट किया। उसके बाद उसे चक्कर आने लगे। वह बाहर आया तो उसका फेस एकदम पीला पड़ गया था। कुणाल ने निखिल को देखा और उसे जाकर पकड़ लिया और कहा, तुम यह आराम से बैठ, और कबीर को बोला, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। निखिल ने उसे कहा, नहीं मुझे नहीं खाना, जब तक सिया ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तभी तन्वी आए और कहा, पागल मत बनिए, आप अभी अभी अपनी बहन को इतना ब्लड डोनेट करके आए हो, आप ठीक नहीं रहोगे तो उसका ख्याल कैसे रखोगे? आपको उसके लिए अपना ख्याल रखना होगा, वरना वह जब उठेगी ना तो पक्का आपसे इस बात के लिए लड़ाई करेगी और गुस्सा भी हो जाएगी और बात भी नहीं करेगी। क्या आप चाहते हो कि वह ऐसा कुछ करे? निखिल कुछ नहीं बोला और चुप बैठकर सिया की ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखने लगा। कबीर वहां से निखिल के लिए जूस लेने चला गया। फिर कुणाल ने माहिर को कहा, तुम घर जाओ। तन्वी के कपड़े पूरे खून में सने हुए थे, इसलिए कुणाल ने उससे कहा कि तन्वी और रेहान और माही को घर छोड़ दो। तीनों ने मना किया पर कुणाल ने कहा, कुछ भी होता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी के लिए तुम घर जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। लो, तन्वी ने हाँ कर दिया। तभी रेहान वहां रोते हुए पहुंच जाता है। वो रेहाना और तन्वी के पास आकर उसने सिया के बारे में पूछता है। रेहान अभी बच्चा है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और ना ही रेहाना और तन्वी उसे संभाल पा रही थी। कुणाल ने देखा कि रेहान का हाल बुरा है तो वह उसके पास चलकर आए और कहा, चैंप इधर देखो मेरी तरफ। कुणाल ने रेहान को कहा, तुम तो अपनी बहन के स्ट्रांग भाई हो ना, तो तुम ऐसे बिहेव करोगे तो सिया को बुरा लगेगा ना, तुम फिर अपनी बहन का ख्याल कैसे रखोगे? अभी उसे तुम्हारी जरूरत है।
तो तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी बहन को भी, और उसका ख्याल भी रखना है। उसे जल्दी से ठीक करना है, ना करना है कि नहीं। तो रेहान अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और फिर कुणाल बोलता है तो बस आराम से बैठ जाओ और सिया के लिए प्रेयर करो कि तुम्हारी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। तभी वहां मिराज पहुंचता है। तन्वी की नजर में मिराज पर पड़ती है तो तन्वी भागकर मिराज के गले लग जाती है। मिराज भी तन्वी को वहां देखकर सरप्राइज रह जाता है। दरअसल मिराज तन्वी और सिया कॉलेज फ्रेंड है। तन्वी और सिया मिराज को भाई बुलाती थी और जब भी तीनों साथ होते थे तो तन्वी और सिया को कोई भी परेशान नहीं करता था। पर किसी को यह नहीं पता था कि तन्वी, सिया और मिराज पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक कि मिराज को भी नहीं पता था कि क्या वही लड़की है जो उसकी दोस्त है, क्योंकि मिराज ने सिया को देखा ही नहीं था, ना ही उसकी फोटो देखी थी। उसे नहीं पता था सिया उसी की दोस्त है। मिराज तन्वी को पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर उसे ख्याल आता है मीर ने कहा था सिया का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मीर तन्वी से बोलता है अब तुम ये मत कहना कि औरती में सिया है। तन्वी मिराज की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। मीर परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। सब लोग कंफ्यूज थे कि तन्वी, मिराज और सिया एक दूसरे को कैसे जानते हैं, खासकर कुणाल और निखिल। निखिल मिराज का तन्वी को गले लगाने पर जल भून गया था। वो तन्वी और मिराज को गुस्से में घूर रहा था। माही भी मिराज के पास आए और कहा तुम मुझे भूल गए राज। सिया, तन्वी माही मिराज को राज कहकर बुलाती है। माही की आवाज सुनकर राज ने माही की तरह देखकर कहा अरे तुम इंडिया कब आए। माही ने कहा आज ही। तुम्हें पता है ना 3 दिन बाद सिया का 25th बर्थडे है। ये सुनकर सबको एक जोर का झटका लगा। सिया ने कभी बताया ही नहीं था उसका बर्थडे कब आता है। निखिल के पहुंचने पर भी वो हमेशा बात टाल देती थी। तन्वी, रेहाना, रेहान और माही मिराज को पता था सिया अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी। माहिर ने मिराज से पूछा मिराज कुछ पता चला एक्सीडेंट के बारे में। कुणाल, कबीर, बाकी सब मिराज और माहिर को कंफ्यूज्ड होकर देख रहे थे। कुणाल ने पूछा तुम क्या बोल रहे हैं। मिराज ने कहा मीर ब्रो आप सही बोल रहे थे, सिया का एक्सीडेंट जानबूझ किया गया था। मैंने वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक कराई थी। वो कार तुम्हारी कार का एयरपोर्ट से ही पीछा कर रही थी और जब तुमने कार रोकी तो तुम्हारी कार से कुछ दूरी पर वो कार भी रुक गई और मौका मिलते ही हमारी सिया पर अटैक कर दिया। सब लोग शॉक थे। फिर माहिर ने कहा क्या कुछ पता चला वो लोग कौन थे। मिराज ने कहा मैंने अपने आदमी काम पर लगाए हैं, अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर मिराज ने कुणाल से कहा बॉस आपने जो सिया की डिटेल्स मंगवाई थी उनमें पूरी डिटेल्स नहीं है। मैंने मिस्टर सिंह, मैसेज सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि किया बचपन में एक जंगल में जख्मी हालत में पाई थी। उस वक्त उसके पास एक लॉकेट और जो ड्रेस पहनी हुई थी वह अभी उनके घर पर पड़ी हुई है। मैंने जाकर वह कलेक्ट कर ली है, वह मेरी कार में पड़ी है। मिराज उठा और उसने कहा मैं उसे लेकर आता हूँ, हो सकता है वह कुछ काम आ जाए। कुछ देर बाद में राज वह दोनों चीजें लाकर कुणाल को दे देता है। कुणाल उन्हें देख रहा था। जब थोड़ी देर बाद निखिल की नजर उस ड्रेस पर पड़ी तो वह एकदम उसे जानी पहचानी लगी। वह उठकर कुणाल के पास आया और उसने वह कुणाल के हाथ से ले ली। कुणाल ने पूछा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। निखिल ने ड्रेस को देखते हुए कुणाल से कहा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये ड्रेस पहले भी कहीं देखी है, पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये कहाँ पर देखी है। तभी एक डॉक्टर वहां आती है और कुणाल निखिल को बोलती है कि सिया की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, पर उसे अभी होश आने में टाइम लगेगा। निखिल ने पूछा कितना टाइम। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ कह नहीं सकते, 4 दिन, 5 दिन या हफ्ता भी लग सकता है। डॉक्टर ने फिर आगे कहा एक बात, और आप में से उनका कोई सगा भाई था तो ब्लड देने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। कुणाल और निखिल बाकी सब भी कंफ्यूज होकर डॉक्टर को देख रहे थे। कुणाल ने पूछा डॉक्टर आप ऐसे बोल रही है। डॉक्टर ने कहा क्योंकि जिन्होंने उन्हें ब्लड दिया था वह उनके ब्लड से मैच होता है। ऐसा सिर्फ भाई बहनों में ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका ब्लड सैंपल एक जैसा होता है। सब कंफ्यूज थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। निखिल को सिया तो सिर्फ 6 साल से जानता है तो वह कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहती है अच्छा ठीक है, अभी उन्हें होश नहीं आया है, हमें उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। निखिल ने कहा क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं, आप में से सिर्फ एक बंदा उन्हें जाकर देख सकता है, वह भी अभी नहीं, रूम में शिफ्ट करने के बाद, और वहां से चली जाती है। कुणाल वो गौर से लॉकेट देखता है और कुणाल को समझ आ जाता है कि लॉकेट के अंदर जरूर कुछ है। कुणाल उसे खोलने की कोशिश करता है। लॉकेट पुराना था इसलिए वह जाम हो चुका था, लॉकेट खुल नहीं रहा था। तो कुणाल ने कहा किसी के पास कोई ऐसी चीज है जिसे मैं इस लॉकेट को ओपन कर सकूं। तभी माही ने अपनी हेयर पिन निकाल कर कुणाल को दी, जिसकी मदद से कुणाल ने उस लॉकेट को ओपन किया और उसमें गौर से लगी 2 फोटोज को देखने लगा और पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह सिया और दूसरा कौन है। मीर ने पूछा क्या है कुणाल इस लॉकेट के अंदर, तो कुणाल ने मीर को वो लॉकेट देखने को दे दिया। लास्ट में लॉकेट घूम फिर कर निखिल के पास आया। निखिल ने वो लॉकेट गौर से देखा, उसे वो जाना पहचाना लगा।
फिर निखिल ने उस लॉकेट को खोलकर देखा। निखिल उस लॉकेट में अपनी बचपन की फोटो देखकर दंग रह गया और उस लॉकेट में उसके साथ काव्या की फोटो भी थी। काव्या निखिल की छोटी बहन जो बचपन में एक कार एक्सीडेंट में खाई के अंदर गिर गई थी। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में कुणाल को पूछा किसका है, तो कुणाल ने निखिल को जवाब दिया ये सिया का लॉकेट है। जिसे सुनकर निखिल के होश उड़ गए। निखिल ने रोते हुए कहा वह जिंदा है और वह मेरे इतने पास थी, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। सब लोग निखिल को कंफ्यूज होकर देख रहे थे। कुणाल ने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो, तो निखिल ने कहा कुणाल सिया ही काव्या है। जिसे सुनकर कुणाल भी दंग रह गया और माहिर मिराज दोनों हैरान थे। वह भी काव्या को जानते थे। ले ड्रेस निखिल को देते हुए कहा क्या ये काव्या की है। निखिल ने कहा हाँ मैं इस पहचानता हूँ, ये काव्या की ही है। उसने यह उस वक्त पहनी थी जब वो लास्ट बार मॉम डैड के साथ थी। निखिल की तो मानो हालत खराब हो गई थी। उससे इतने सालों बाद अपनी बहन मिली थी। निखिल बहुत इमोशनल हो गया था। वह बस सिया के पास जाना चाहता था, उसे हक करके बताना चाहता था कि वही उसकी काव्या है। साथ ही साथ सब कंफ्यूज थे कि आखिरी वहां चल क्या रहा है। कुणाल ने सबको कंफ्यूज्ड देखा और फिर कुणाल ने सबको बताया कि सिया ही निखिल की रियल सिस्टर है जो बचपन में उससे बिछड़ गई थी। सबको एक तगड़ा झटका लगता है और साथ ही साथ खुशी भी होती है। कुणाल ने माहिर को कहा माहिर तुम तन्वी रेहाना रेहान और माही को लेकर घर जाओ, मैं और निखिल और कबीर मिराज यही रुकते हैं। माहिर ने कुणाल से कहा ठीक है मैं इनको घर छोड़कर आता हूं पर मैं वापस आऊंगा। कुणाल ने मीर को कहा ठीक है अब तुम लोग घर जाओ। तन्वी मिराज से बोली मिराज भाई आप यहीं रुकोगे या हमारे साथ चलोगे। मिराज ने तन्वी को कहा नहीं मैं यही सिया के पास रुकता हूं, तुम लोग जाओ। तन्वी फिर सबके पास आकर खड़ी हो गई। निखिल वहीं बैठा रो रो कर अपना हाल बुरा कर चुका था। तन्वी निखिल के पास आई और उससे कहा आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहन बहुत स्ट्रांग है। मैंने बचपन से देखा है उसे, वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप उसकी हिम्मत बनिए। आप खुद टूट गए हैं, उसे कैसे संभालेंगे। तन्वी फिर सबके पास आकर खड़ी हो गई। निखिल वहीं बैठा रो रो कर अपना हाल बुरा कर चुका था। तन्वी निखिल के पास आई और उससे कहा आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहन बहुत स्ट्रांग है। मैंने बचपन से देखा है उसे, वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप उसकी हिम्मत बनिए। आप खुद टूट गए हैं, उसे कैसे संभालेंगे। मैं घर जा रही हूँ, दादू दादी माँ और मीरा माँ परेशान हो रहे होंगे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। आप फिक्र मत करें, सिया ठीक हो जाएगी। तन्वी फिर वहां से सबके साथ होल कपूर मेंशन चली गई। निखिल वही बेसुध सा बैठा था, वह लॉकेट को घूरे जा रहा था। कुणाल ने निखिल से कहा निखिल मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहन को, वह ठीक हो जाएगी। निखिल ने कहा वह इतने सालों से मेरे पास थी और मैं हमेशा यही समझता रहा कि वह भी इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे कभी पहचान नहीं पाया कि वही मेरी छोटी है। मेरे इतने पास होने के बाद भी मैं उसे कभी पहचान नहीं पाया कि वही मेरी बहन है। पर कोई बात नहीं, निखिल ने कहा वह इतने सालों से मेरे पास थी और मैं हमेशा यही समझता रहा कि वह भी इस दुनिया में नहीं है। मैं उसे कभी पहचान नहीं पाया कि वही मेरी छोटी है। मेरे इतने पास होने के बाद भी मैं उसे कभी पहचान नहीं पाया कि वही मेरी बहन है। पर कोई बात नहीं, सिया हो या काव्या मेरे लिए दोनों एक ही है और मैं दोनों को एक जैसा ही प्यार करता हूँ। ये नहीं कि आज मुझे पता चल गया कि सिया ही काव्या है तो मैं उसे ज्यादा प्यार करूंगा, नहीं, मैं उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं सिया से करता था और मेरे लिए सिया सिया ही रहेगी हमेशा। कुणाल ने कहा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वह हमारे लिए सिया ही रहेगी। और एक बात, मैंने डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर ने कहा है कि हमें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। उसके सर पर गहरी चोट आई है जिस वजह से उसे कोई स्ट्रेस नहीं देना। हम उसे ये सब अभी नहीं बताएंगे, हम उसे जब तक वह पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाती हम तब तक उसे कुछ नहीं बताएंगे। और परसों था उसका बर्थडे भी है ना, हम उसका बर्थडे भी अच्छे से मनाएंगे। निखिल कहा इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन मिली है, मैं उसका बर्थडे पूरे साल की कसर पूरी करने के लिए सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। कबीर ने दोनों को कहा मैं आप दोनों के लिए कुछ कॉफी और स्नैक्स लेकर आता हूँ, आप दोनों ने भी तो कुछ नहीं खाया। कबीर वहां से कैंटीन की तरफ चला गया। मिराज, निखिल और कबीर तीनों साथी। कुणाल ने पूछा मिराज तुम सिया और तन्वी को कैसे जानते हो, तो मिराज ने कहा मैं सिया और तन्वी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि सिया बिना कुछ कहे ही कॉलेज छोड़कर चली गई। उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि तन्वी भी फॉरेन चली गई है। इन्होंने ना मुझे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही कुछ बताया। उसके बाद मुझे यह आज जाकर मिल रही है। सिया हमेशा से ही कॉलेज में नंबर 1 गर्ल रही है, लोग से जलते थे। सिया कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी जिस वजह से सारी लड़कियां से जलती थी। वह आए दिन सिया को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी और सिया भी उनका मुंह तोड़ जवाब देती थी।
कई बार वह खुद को परेशानी में डाल लेती थी तो मुझे और भी को उसे हैंडल करना पड़ता था, पर उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं की, ना कभी कुछ बताया। कॉलेज में मैं और तन्वी हम हमेशा उसके साथ रहते थे। हम 3 साल कॉलेज में साथ पढ़े हैं, इसलिए मैं तनु और माही को जानता हूँ। कुणाल ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, तुम पता करो कि सिया ने अचानक कॉलेज क्यों छोड़ा था। या तो ये बात तन्वी जानती है या फिर सिया, दोनों में से किसी से भी पता करो कि उन्होंने कॉलेज बीच में क्यों छोड़ दिया था। मिराज ने कहा, ओके बॉस, मेरा आज कबीर कबीर सबके लिए कॉफी लेकर आया और सबको कॉफी दे दी। थोड़ी देर बाद सबने कॉफी खत्म की और वहीं बैठ गए। तभी सिया को ऑपरेशन थिएटर से बाहर स्ट्रेचर पर लुटाकर लाया गया। चारों भागकर सिया को देखने के लिए आगे आए। डॉक्टर ने उनको दूर रहने का इशारा किया। दूर के सारे खड़े दूर से सिया को देख रहे थे, कोई भी सिया को इस तरह देख नहीं पा रहा था। वही हाल कुणाल का भी था। कुणाल के दर्द दिल में बहुत बुरा दर्द हो रहा था। हंसती खेलती सिया आज सांसों के लिए लड़ रही थी। हमेशा खिलखिलाती हुई सिया आज बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जग जगह चोटों के निशान थे। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और एक हाथ की उंगली में भी पट्टी बंधी हुई थी। सिया को बहुत बुरी तरह चोट आई थी। कुणाल सिया को इस तरह देखकर बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। निखिल की आंखें फिर नम हो गई थी। कुणाल और कबीर ने निखिल को संभाला और चेयर पर बिठा दिया। सिया को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तन्वी, माही, माहिर, रेहाना, रेहान घर घर पहुंचे। तन्वी ने रेहाना से कहा, रेहाना तुम माही को अपने रूम में ले जाओ। और रेहाना ने कहा, ओके तनु दी, मैं माही दी को अपने साथ अपने रूम में ले जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तन्वी और मीर के कपड़े खून में लथपथ थे, इसलिए वह सीधा अपने रूम में चले गए। उन्होंने नहाया, कपड़े चेंज किए और फिर सारे हॉल में आ गए। दादी दादू अपने रूम में थे और मीरा जी किचन में कुछ बना रही थी। तन्वी मीरा जी के पास गई और कहा, मेरा माँ। मीरा जी ने पलट कर देखा तो तनु भी पीछे खड़ी थी। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, तुम कोई फोन नहीं उठा रहे थे, तुम सब एक साथ चले गए बिना बताए। तन्वी जाकर मीरा जी के गले लगकर रोने लगी। मीरा जी परेशान हो गई। उन्होंने तनु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बच्चे, क्या कहा किसी ने मेरी बच्ची को? तन्वी और जोर से रोने लगी। मीरा जी परेशान हो गई और उसे अपने साथ हॉल ले आए और सोफे पर बैठा दिया और फिर पूछा, क्या बात है तन्वी बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी वहां माहिर आ जाता है। वही बोलता है, मेरा माँ सिया हॉस्पिटल में है, सिया का एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत चोट आई है। मीरा जी ने जब ये सुना तो उन्हें सदमा लगा। वह रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद माहिर ने उन्हें हाल लिया और कहा, मीरा माँ होश में आइए, सिया की सर्जरी हो गई है, अब वह खतरे से बाहर है। मीर जी गुस्से में रोते हुए बोली, इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? तभी पीछे से आवाज आती है, क्या कहा आपने? हमारी बच्ची हॉस्पिटल में है। सबने उस तरफ देखा तो दादी दादू खड़े थे। दादी और दादू फौरन उनके पास आए और उनसे पूछा, सिया कहाँ है? माहिर नीचे सर झुकाते हुए बोला, दादू सिया का एक्सीडेंट हो गया था, वह हॉस्पिटल में है। दादू और दादी को बहुत बड़ा झटका लगता है। दादी रोते हुए बोलती है, कैसी है हमारी बच्ची? हमें अभी उसी के उसके पास जाना है, हमें अभी हमारी बच्ची को देखना है। दादू बोलते हैं, मुझे भी जाना है, मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहता हूँ, अभी के अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। माहिर कुछ बोलता उससे पहले ही दादू बोल पड़े, खबरदार, जो तुमने ना कहा तो मैंने बोला ना, मुझे अपनी बच्ची को देखना है तो मतलब देखना है, चलो हॉस्पिटल। माहिर दादू दादी और मीरा जी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तन्वी, रेहाना, माही और रेहान घर में ही रुक गए। सब लोग उदास बैठे थे। तभी एक मेड आई जिनका नाम राधा है। वो तन्वी से पूछती है, तनु दी आप लोग कुछ खा लीजिए, आज तो मैंने सिया की पसंद का खाना बनाया है। सिया का नाम सुनते ही तन्वी के आंखों में आंसू आ गए। उसने मेड से कहा, वह आज नहीं आएगी। राधा ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, क्यों, वह कहीं गई है क्या? तो तन्वी ने कहा, राधा जी, सिया का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही राधा जी बोली, क्या कहा अपने? सिया दीदी का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए बोलते, भगवान हमारी दीदी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनके बिना घर में मन नहीं लगता, सब उनके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते, प्लीज उन्हें जल्दी से ठीक करके घर भेज दीजिए। दादू दादी और मीरा जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सामने उन्हें कुणाल, कबीर, निखिल और मिराज खड़े दिखाई देते हैं। वो दौड़कर उनके पास जाते हैं और कुणाल से पूछते हैं, कुणाल सिया कैसी है और क्या तुम में से कोई उससे मिला? दादू को सिया के लिए इतना परेशान होता देख निखिल ने कहा, दादू आप पहले शांत हो जाए, आपको पता है ना कि इस वक्त मैं आपको नहीं संभाल सकता, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मुझे आपको यही एडमिट कराना पड़ेगा। दादू बोलते हैं, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे मेरी बच्ची की फिक्र है, मुझे जल्दी से उससे मिलना है। कुणाल ने कहा, दादू सिया अभी इमरजेंसी बोर्ड में है, उसे अभी तक होश नहीं आया है, उसे काफी चोट लगी है, शायद उसे होश आने में बहुत टाइम भी लग जाए।
तभी कुणाल ने दादू को बताया कि सिया निखिल की सगी बहन है, जो उसे आज ही पता लगा है। सबको सुनकर एक झटका लगता है और साथ साथ एक खुशी भी होती है। दादू पूछते हैं, पर ये सब कैसे हो सकता है? कुणाल ने कहा, दादू वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। दादू ने हाँ में सिर हिला दिया। इस वक्त सब सिया को लेकर काफी परेशान थे। सब लोग बस सिया को जल्दी से ठीक होते देखना चाहते थे। मीरा जी निखिल के पास जाकर बैठ गई। निखिल ने मीरा जी को हक कर लिया। वो जानती थी इस वक्त उनके बेटे को अपनी माँ की जरूरत है। मीरा जी ने निखिल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, हमारी परी को देखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। निखिल मीरा जी की गोद में सिर रखकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा जी ने कभी कुणाल, माहिर, कबीर, निखिल और मिराज में फर्क नहीं किया था। वो सबको एक जैसा प्यार करती हैं। मिराज ने कहा, बॉस मुझे जाना होगा। मिस्टर सिंह और उनकी पत्नी को थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत है, जरा मैं उनसे मिलाता हूँ। कुणाल समझ गया था कि जरूर उन्होंने कोई बखेड़ा खड़ा किया है। कुणाल ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, कुछ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मिराज वहां से चला गया। मिराज ने एक रूम में दो लोगों को शेर से बांधा हुआ था और उनके सामने गन लेकर बैठा था। बार बार गुस्से में चिल्ला रहा था और कह रहा था, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब दो। क्या तुमने सिया को मरवाने की फिर से कोशिश की थी? वह लोग बोल रहे थे, नहीं, हमने इस बार कुछ नहीं किया। मिराज गुस्से में उठकर चेयर को लात मारकर नीचे गिरा देता है और उन दोनों के पास जाकर बोलता है, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, या तो सच बता दीजिए वरना मरने के लिए तैयार हो जाए। वह लोग मिराज को रोते बोलते हैं, हम सच कह रहे हैं, हमने इस बार कुछ नहीं किया। मिराज बोलता है, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे अलावा ऐसा कौन कर सकता है? मेरा आज मैं उन लोगों से पूछा, क्या तुम लोगों को किसी पर शक है? मिस्टर सिंह ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है, हमने इस बार कुछ नहीं किया। मिराज अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और उन दोनों को एक एक इंजेक्शन देकर एक अंधेरे रूम में फेंक देता है। मिराज अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वह लोग कैसे भी करके पता करे। मिराज अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और उन दोनों को एक एक इंजेक्शन देकर एक अंधेरे रूम में फेंक देता है। मिराज अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वह लोग कैसे भी करके पता करे सिया का एक्सीडेंट आखिर कराया किसने है और इन लोगों से कड़ी पूछताछ करें और इन पर नजर रखें। फिर मिराज वहां से अपनी कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कुणाल कबीर को बोलता है, कबीर तुम और माहिर दादी माँ, दादू और माँ को लेकर घर जाओ, मैं और निखिल यही रुकते हैं। निखिल ने भी कबीर को कहा, हाँ तुम सबको लेकर घर जाओ, हम यहीं रुक जाएंगे सिया के पास। कबीर ने निखिल से कहा, ठीक है भाई, पर आप लोग कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और दादू के पास चला गया। फिर दादू से कहा, दादू आप लोग अब घर जाए, हम लोग यहीं रुकते हैं। वैसे भी सिया को होश तो आया नहीं है, आप लोग यहाँ रुक कर करोगे भी क्या? जब उसे होश आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप तब उससे मिलने आ जाना और मैं आपको हर मिनट सिया की खबर देता रहूंगा। आप यहाँ रुकोगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने माहिर और कबीर से बोल दिया है, आप लोग घर जाइए। दादू ने कहा, ठीक है बच्चे, पर हमारी बच्ची का ख्याल रखना और हमें उसकी तबीयत के बारे में इन्फॉर्म करते रहना। फिर दादू, मीरा जी, दादी माँ, माहिर और कबीर के साथ घर के लिए निकल गए। कुणाल ने निखिल से कहा, चलो तुम कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम बीमार हो जाओगे और सिया का ख्याल कैसे रखोगे? निखिल ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों खाना खाने के लिए चले गए। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर वापस किया के रूम के बाहर आकर वेटिंग चेयर पर बैठ गए। तभी वहां मिराज आ जाता है तो कुणाल मिराज को देखकर पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे, अब क्या कुछ हुआ है? मिराज कुणाल की साइड चेयर पर बैठते हुए बोलता है, नहीं बॉस, मैं सिया के मॉम डैड के पास गया था उनसे एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए, पर वह लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने सिया का एक्सीडेंट कराया है। वह लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने सिया का एक्सीडेंट नहीं कराया और जहां तक भी मुझे उनको देखकर यही लग रहा था कि वह लोग सच बोल रहे हैं। इतने टॉर्चर के बाद तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं, वह तो फिर भी इंसान है। वह एक ही बात बोल रहे हैं कि उन्होंने सिया को मारने की कोशिश नहीं की। मिराज की बात सुनकर निखिल कुणाल दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इन लोगों ने नहीं किया तो फिर किसने किया कि सिया को मारने की कोशिश? निखिल कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुमने एक्सीडेंट वाले जगह पर पता करने की कोशिश की? मिराज ने निखिल को कहा, हाँ बॉस, मैंने वहां पूछताछ करने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, कुछ हाथ नहीं लगा, सब एक बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है। कुणाल ने कहा, मिराज अगर बात इतनी सीरियस है तो तुम अपने सोर्सेस लगाकर जल्दी से पता करवाओ कि सिया की जान को किससे खतरा है। निखिल और मिराज दोनों समझ गए थे कि कुणाल अंडरवर्ल्ड वाले सोर्सेस की बात कर रहा है। मिराज ने कहा, ओके बॉस, मैं अपने आदमियों से बोलकर अंदर की खबर लेने की कोशिश करता हूँ।
मिराज ने कुणाल को कहा, ओके बॉस, मैं चलता हूँ, अगर कुछ काम हो तो आप मुझे कॉल कर देना, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मुझे अड्डे पर जाना होगा। कुणाल ने कहा, ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। निखिल और कुणाल दोनों बात करने लगते हैं, करते करते दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह दूसरी तरफ एक बड़े से विला में एक बूढ़ा जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, एक बड़े रूम में सोफे पर बैठा था और साथ एक 27 साल का लड़का बैठा था। वह बूढ़ा आदमी उस लड़के से बोलता है, हमने उस लड़की को न जाने कितनी बार मारने की कोशिश की है पर पता नहीं कैसे वह हर बार बच जाती है। उस लड़की को मरना ही होगा वरना उसके होते हुए हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुझे हर हाल में वह शक्तियां चाहिए जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। ना जाने कितने सालों से मैंने इन शक्तियों को पाने का इंतजार किया है। सालों पहले उसे दिन वो शक्तियां मुझे मिलने वाली ही थी कि ना जाने वो लड़की कहाँ से बीच में आ गई। वो शक्तियां मुझे ना मिलकर उसे मिल गई। उस लड़की को मरना ही होगा। तभी वह लड़का बोलता है, पापा हमने उसे मारने की कोशिश की है पर पता नहीं वह अभी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि जहां तक मेरे आदमियों ने पता किया है उस लड़की के पीछे कोई बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है जिसने पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और लोग हमें ढूंढ रहे हैं। जहां तक मुझे पता चल पाया है वह अंडरवर्ल्ड डॉन के आदमी है। डॉन का नाम सुनते ही उस बूढ़े आदमी के पसीने छूट गए। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, भला वह लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरी इंडिया को पता है कि डॉन कितना खतरनाक इंसान है। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा पर फिर भी लोगों के लिए उसका नाम ही काफी है। वह आदमी अपने बेटे से बोलता है, हमने क्या किया है। तभी वह लड़का बोला, पापा मुझे ऐसे लगता है हो ना हो इस लड़की का डॉन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। भी वह बूढ़ा आदमी बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने उस लड़की की इतने सालों में पल पल की खबर रखी है। पिछले कुछ सालों से मैं उसे ढूंढ नहीं पाया था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उसे मॉल में देखा था पर पता नहीं, मुझे उसके 6 साल के बारे में कुछ नहीं पता। हो भी सकता है तुम्हारी बात सच हो, हमें पता करना चाहिए। ये आदमी शहर का मशहूर बिजनेस मिस्टर अधीर खन्ना है जिसका काम बस लोगों के साथ धोखाधड़ी और गरीब लोगों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है। और इसका एक बेटा है, 27 साल का बेटा है जिसका नाम नीरज खन्ना है, जिसको नीर बोलते हैं। नीर देखने में काफी हैंडसम लग रहा है पर उतना ही बेकार भी है। दोनों बाप बेटे दुनिया के सारे उल्टे काम कर चुके हैं, इनके गैर कानूनी धंधे हैं। अधीर खन्ना काला जादू में ज्यादा विश्वास रखता है इसलिए वह दुनिया के हर तांत्रिक विद्या जानता है और दरबदर भटकता रहता है। अधीर नीर को बोलता है, तुम पता करो आखिर ये माजरा क्या है। अपने डैड की बात सुनकर नीर अपने उनको बोलता है, ओके डैड, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ आखिर चल क्या रहा है, और फिर वो वहां से निकल जाता है। हॉस्पिटल में कुणाल और निखिल दोनों वही वेटिंग चेयर पर सिया के रूम के बाहर सो रहे थे। तभी कुणाल का एक बॉडीगार्ड कुणाल के पास आता है। वो देखता है कुणाल सो रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो कुणाल को उठा दे, पर काम भी जरूरी था। बहुत देर वहां खड़ा रहने के बाद उस गार्ड ने हिम्मत करके कहा, बॉस उठ जाए, सुबह हो गई। कुणाल नहीं उठा। उसने फिर से तेज आवाज में कहा, बॉस उठे। गार्ड की आवाज सुनकर निखिल और कुणाल दोनों की आंख खुल जाती है। कुणाल और निखिल अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने उनका एक गार्ड खड़ा था। कुणाल ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ कहना था तुम्हें। गार्ड अपना सिर नीचे झुका कर खड़ा था। वो गार्ड कुणाल से बोला, बॉस किसी ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। कुणाल ने उठकर पूछा, किसने किया है। निखिल भी परेशान होकर उठ गया। गार्ड बोला, बॉस हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कुणाल ने गार्ड को कहा, ठीक है तुम जाओ और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और बढ़ा दो जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना मत। गार्ड ने कुणाल को कहा, ओके बाय, और वो वहां से चला गया। कुणाल ने कुछ सोचते हुए निखिल को कहा, निखिल हमें सिया को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना होगा, उसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। निखिल ने भी कुणाल की बात पर सहमति जताई और कहा, तुम ठीक बोल रहे हो पर हम इस हालत में से सिया को रखेंगे कहाँ। कुणाल ने निखिल को कहा, हम सिया को घर में ही हॉस्पिटल डे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और तुम तो हो ही डॉक्टर तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर निखिल ने कहा, ठीक है, इसे तुम्हें ठीक लगे मैं एक बार सिया को देख कर आता हूँ। कुणाल ने कहा, ऑफ जाओ। निखिल वहां से सिया के रूम के अंदर चला गया। निखिल ने कल रात से सिया को एक बार भी नहीं देखा था पर अब वो काफी आज तक संभाल चुका था। निखिल अंदर गया तो देखा सिया को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, वह बेजान सी बेड पर लेटी हुई है। निखिल को सिया को ऐसे देखकर बहुत दर्द होता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है। कुणाल वहां से सिया के लिए घर में सारी चीजों के अरेंजमेंट करने के लिए चला गया। उसने 30 मिनट के अंदर ही सिया के लिए घर में हॉस्पिटल की सारी चीजें घर भिजवा दी जिसकी जरूर पड़ने वाली थी। सब लोग ओल्ड कपूर मेंशन से हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले ही थे कि वहां 2 कार आकर रुकी। उसमें से एक डॉक्टर और नर्स बाहर आए और कुणाल के कुछ पर्सनल गार्ड भी। उस गार्ड को देखकर सब समझ गए थे कि इनके कुणाल ने भेजा है।
एक गार्ड माहिर और कबीर के पास आया और कहा, सर इनको कुणाल सर ने सिया मैडम के रूम में ये सब अरेंज करने कहा है। सिया मैडम को घर शिफ्ट किया जा रहा है। कबीर ने कहा, पर इस वक्त तो छोटे रैबिट का हॉस्पिटल में रहना ही उसके लिए सही है, फिर भाई ये सब क्यों कर रहे हैं। माहिर ने उनको कहा, आप आइए मेरे साथ। वो उन्हें सिया के रूम में ले गया। कुछ देर बाद विला के बाहर 5 कार्स आकर रुकती है, उनमें से एक एम्बुलेंस भी थी। कार्स में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। एम्बुलेंस में से कुणाल और निखिल बाहर निकलते हैं। कुणाल सिया को गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। सबकी नजर उन पर जाती है तो वो सब दौड़कर उनके पास जाते हैं। सिया को इस हाल में देखकर सबको बहुत दुख होता है। सभी की आंखें नम हो जाती है। आज उन सभी की जान उनके सामने बेजान पड़ी थी। कुणाल सिया को उसके रूम में ले गया, सब वही रुक गए। निखिल वही हाल में सोफे पर बैठ गया। तन्वी उसके लिए पानी लाए और उसे पिलाकर वही उसके साथ बैठ गए। निखिल देख सकता था कि घर वालों की आंखों में बहुत से सवाल हैं जो वो उनसे पूछना चाहते हैं। निखिल ने एक नज़र सबको देखा और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि आज सुबह किसी ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ की है। वह लोग क्या को ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता कि वह कौन है और सिया की उसे क्या दुश्मनी है, पर इतना जरूर पता है कि वह सिया को हर हाल में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमने सिया को हॉस्पिटल ना रखकर घर रखने का डिसीजन लिया ताकि वह यहाँ सेफ रहे और घर में रहकर वो जल्दी ठीक हो पाएगी। सब लोग हैरान थे कि सिया की किसके साथ ऐसी दुश्मनी है जो उसकी जानकारी दुश्मन बना बैठा है। तन्वी ने निखिल से कहा, डॉक्टर ने क्या बोला है, सिया को कब तक होश आ जाएगा। निखिल ने कहा, बस कुछ घंटों में उसे होश जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने उसे अच्छे से चेक करा कर ही घर लाने का डिसीजन लिया था और हमने अपने आदमी काम पर लगा दिए हैं। हम उनका पता जल्दी ही लगा लेंगे और आप लोग चिंता मत करो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। निखिल वहां से उठकर सिया के रूम में चला गया। उसके बाद कबीर, माहिर, माही, तन्वी, रेहाना और रेहान भी अपने अपने रूम में चले गए। दादी दादू बहुत परेशान थे। उनके हंसते खेलते घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई थी जो ये सब हो गया। जहां 2 दिन पहले तक सबके हंसने की आवाज में आ रही थी, आज वहां खामोशी छाई हुई है। निखिल ने सिया के रूम में पहुंचकर सारी चीजों का एक नजर मुआयना किया, सब ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसने सिया को चेक किया और उस डॉक्टर को कहा, अब आप जा सकते हैं। वह डॉक्टर और नर्स में सर हिलाकर वहां से चले गए। कुणाल वही सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था क्योंकि पिछले 2 दिनों से वह ऑफिस नहीं जा पा रहा था तो उसके ऑप्शंस में मिराज ही सारा वक्त संभाल रहा था। निखिल सिया के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। कुणाल वही सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था क्योंकि पिछले 2 दिनों से वह ऑफिस नहीं जा पा रहा था तो उसके ऑप्शंस में मिराज ही सारा वक्त संभाल रहा था। निखिल सिया के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। सिया को इस तरह देख निखिल आंखों में नमी थी। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद सिया के हाथ पर गिरी, उसने देखा कि सिया ने अपना हाथ की पकड़ तेज कर दी है। निखिल ने जल्दी से सिया की तरफ देखा तो सिया को होश आने लगा था। निखिल ने खुशी से सिया सिया कहा तो कुणाल की भी नजर सिया के ऊपर चली गई, वो भी वहां आकर खड़ा हो गया। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने निखिल और कुणाल को देखकर उसकी आंखों से पानी बह गया। निखिल ने को रोता देख घबरा कर सिया से पूछा, क्या हुआ बच्चे, दर्द हो रहा है। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ कुणाल सिया का हाथ पकड़कर बैठ गया। कुणाल ने पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है रैबिट। सिया ने अपने हाथ से पैर की तरफ इशारा किया तो निखिल ने कहा, रुको मैं अभी तुम्हें एक दवाई देता हूँ जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। सिया को इंजेक्शन से डर लगता था, उसे पता था कि निखिल उसे इंजेक्शन देगा, इसलिए ना मैं अपना सर हिलाने लगी। कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रैबिट, तो सिया निखिल की तरफ इशारा करने लगी। कुणाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो सिया ने धीरे से अपना ऑक्सीजन मास्क निकाला और कुणाल को कहा, मॉन्स्टर प्लीज अपने डॉक्टर दोस्त को रोक लीजिए वरना वह सारी डॉक्टरी आज मेरे ऊपर आजमा लेंगे। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना प्लीज, मैं आपको इसके लिए प्राइस भी दूंगी। सिया की बात सुन मुस्कुरा दिया और कहा, वह तुम्हें जैसे नहीं देगा, बस एक पेन किलर देगा। या सिया ने कहा, मुझे रेहान रेहना से मिलना है, क्या आप उन्हें बुला देंगे। कुणाल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं अभी उन्हें बुला देता हूँ। सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, मैं सबको बता कर आता हूँ। तुम्हें होश आ गया है, कुणाल ने सिया से कहा। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी रैबिट, कोई भला ऐसे करता है क्या। सिया ने कुणाल को कहा, वह आपको मैं बहुत परेशान करती हूँ ना, आपको तो खुश होना चाहिए। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मेरी जान चली जाती तो शायद आपको लाइफ में परेशान नहीं करती। कुणाल ने सिया को कहा, खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसा कुछ कहा तो वरना मुझसे बुरा कोई होगा। सिया ने धीरे से बड़बते हुए कहा, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। कुणाल ने सिया से पूछा, क्या तुमने अभी कुछ कहा। सिया ने कुणाल को कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने कहा कि सबको बुला दीजिए, मुझे माही, तन्वी, रेहाना, रेहान, कबीर और माहिर भाई, दादी दादू, मीरा माँ, सबसे मिलना है।
कुणाल ने सिया को कहा, ठीक है मैं सबको बताकर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो और ज्यादा बोलो मत। कुणाल की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कुणाल से कहा, मैं कहाँ बोलती हूँ। सिया की बात सुनकर कुणाल ने सिया को कहा, बोलता तो मैं हूँ, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। कुणाल की बात बीच में काटते हुए सिया कुणाल से बोली, हाँ वह तो सबको पता है, आप कितना बोलते हो यार। सिया की बात सुनकर कुणाल ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, अच्छा मैं बोलता हूँ, तुम नहीं बोलती। मैंने बोला अभी मैं बीमार हूँ, आप मुझे परेशान कर रहे हो, सोच रहे हैं। कुणाल ने अपना सिर पीटते हुए अपने मन में कहा, हे भगवान, ऐसे वक्त पर भी नहीं ये लड़की मुझसे बहस कर रही है। फिर कुणाल वहां से बाहर चला गया। तभी निखिल सिया के पास आया और उसने जाकर सिया के मुंह में दवाई डाली और उसे थोड़ा पानी पिलाकर आराम करने के लिए बोल दिया और उसे वापस ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। सिया चुपचाप लेट गई क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसे पता था कि वह अभी चलने की हालत में नहीं है, इसलिए उसे सबकी बात माननी होगी और वो चुपचाप से लेटकर निखिल की तरफ देखने लगी। कुणाल हॉल में आया तो वहां पहले से ही मौजूद थे। कुणाल ने सबके पास आते हुए कहा, सिया को होश आ गया है, वो आप सबसे मिलना चाहती है। सबने सुना तो सबको बहुत खुशी हुई। रेहाना ने कहा, हमें दी से मिलना है। सबने कहा हमें भी मिलना है। सब सिया के रूम की तरह चल दिए। सब लोग सिया के रूम में पहुंचे। सिया सबको देखकर बहुत खुश हुई। मीरा जी और दादी माँ सिया के पास बैठ गई। दादी माँ ने सिया का हाथ अपने हाथ में लेकर सिया से पूछा, कैसी है। दादू भी सिया के पास आकर बैठ गए और उससे पूछा, कैसा फील हो रहा है मेरी बच्ची को। सिया ने दादी माँ और दादू को अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर कहा, अरे दादी माँ दादू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अगर मुझे मरीजों की तरह ट्रीट करोगे ना तो पक्का मैं बीमार हो जाऊंगी। अभी तो मैं ठीक हूँ पर आप लोगों के इस टॉर्चर से जरूर बीमार हो जाएंगी। आप लोग मुझे बीमार बनाने पर तुले हो। सब लोग अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को मरीज बना दिया है सब ने मिलकर। सिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये लड़की ऐसी हालत में भी खुद को निर्मल बता रही है। तन्वी सिया के पास आते हुए बोली, सिया तुम इस हालत में भी बकवास करने से बाज नहीं आ सकती, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, चुपचाप से लेटकर आराम करो। तन्वी की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लो हो गई। सिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये लड़की ऐसी हालत में भी खुद को निर्मल बता रही है। तन्वी सिया के पास आते हुए बोली, सिया तुम इस हालत में भी बकवास करने से बाज नहीं आ सकती, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, चुपचाप से लेटकर आराम करो। तन्वी की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लो हो गई शुरू। दादी अम्मा, एक डॉक्टर कम था मेरे सिर पर तांडव करने के लिए, जो एक ये भी शुरू हो गई। इसको तो बस मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए। ये तो मेरी दोस्त कम और भाई की बीबी ज्यादा लगती है। सब लोग सिया की बात सुनकर हंसने लगे। तन्वी ने सिया को घूर कर देखा। सिया ने तन्वी को देखकर कहा, दादी देखो, अभी भी ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है। सिया ने मीरा जी को देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मीरा माँ मुझे भूख लगी है। मीरा जी ने प्यार से सिया से कहा, मेरे बच्चे को भूख लगी है। सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा जी ने उठते हुए कहा, हम अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाते हैं। सिया ने मीरा जी को कहा, मीरा माँ आप हमारे लिए छोले चावल मटर पनीर गाजर का हलवा और पूरी बना दीजिए और साथ में रायता भी बना दीजिए। सिया की बात सुन सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। निखिल और कुणाल ने सिया के पास आते हुए कहा, तुम इसमें से कुछ भी नहीं खा सकती, तुम ये खाने का सोच भी कैसे सकती हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें 1 घंटे पहले ही होश आया है और तुम्हें कितनी चोट लगी है, तुम्हारे सिर की सर्जरी हुई है, तुम्हारे लिए ये खाना अनहेल्थी है। कुणाल मीरा माँ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप इसके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए, लाइका दलिया खिचड़ी। कुणाल मीरा माँ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप इसके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए, लाइका दलिया खिचड़ी। कुणाल की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे दलिया खिचड़ी नहीं खाना। फिर निखिल ने कहा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको यही खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं आपको फिर से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दूंगा। हॉस्पिटल की बात सुन सिया ने झट से कहा, नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं यही खा लूंगी। मीरा जी वहां से किचन की तरफ चली गई। दादी माँ ने कहा, आप आराम करें, मैं आपके दादू को दवाई दे देती हूँ, हम आपसे बाद में मिलने आते हैं। दादी माँ ने दादू को कहा, चलिए जी आप अपनी दवाई ले लीजिए। दादू ने खड़े होकर दादी माँ से कहा, चलिए। फिर दादू और दादी माँ वहां से अपने रूम में चले गए। फिर रेहन और रेहाना सिया के पास आकर बैठ गए। रेहान ने कहा, दी आप कैसे हो। सिया कहा, कैसी हो सकती हूँ, इन जल्लादों के बीच में यह मुझे खाना तक नहीं दे रहे और तुम्हारी बहन पर टॉर्चर करे जा रहे हैं। तुम ही तो मेरे अच्छे भाई हो, तुम अपनी बहन को इन जल्लादों से बचा सकते हो। रेहाना ने सिया की नौटंकी देख सिया से कहा, दी आप फिर से शुरू हो गए, आप पहले ठीक हो जाए, उसके बाद आपको जो खाना है हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, पर उसके लिए आपको पहले अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा। आपको पता है हम कितना डर गए थे, आप जानते हो ना, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते, प्लीज आपको हमारे लिए खुद का ख्याल रखना होगा। रेहान और रेहाना दोनों इमोशनल हो जाते हैं।
सिया दोनों का माइंड ठीक करने के लिए एक्टिंग करते हुए अपनी एक हाथ से झूठे आंसू को साफ करते हुए दोनों से कहा, हे भगवान, मुझे ऐसे लगता था कि इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला निखिल भाई के अलावा कोई नहीं है, पर मुझे तो आज जाकर पता चला है कि ये दो नमूने मुझे इतना इतना प्यार करते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मुझे मौत भी आ जाए तो गम नहीं। सिया की बात सुन वहां सब लोगों ने सिया को घूर कर देखा। सिया को रिलायंस हुआ कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। माहिर और कबीर दोनों साइड में खड़े थे। सिया ने कहा, माहिर भाई, कबीर भाई, क्या आप लोग मेरे पास आकर नहीं बैठेंगे? एक आप ही दोनों की कंपनी मुझे इतनी पसंद है, बाकी तो सब लोग बोरिंग है। सिया की बात सुन सब दंग रह गए। उनके ही मुंह पर उनकी बुराई पर बुराई करे जा रही थी। कबीर और माहिर दोनों ने मुस्कुराकर और सिया के पास आकर बैठ गए। रेहान ने रेहाना को कहा, रेहाना दी, आप मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है, प्लीज मेरे साथ आप कॉलेज चले वरना मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। कुणाल ने कहा, चैंपम, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम जाकर सीधा क्लासेस अटेंड कर लेना। रेहान ने ये सुना तो खुशी से उछल पड़ा और कुणाल के पास आकर कुणाल को हक करके बोला, थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। कुणाल ने रेहान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, जाओ जाकर जान की तैयारी करो। रेहान ने कहा, ठीक है भैया। फिर रेहान सिया के पास गया और दी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सिया ने कहा, ठीक है तुम जाओ। रेहान वहां से चला गया। माही ने सिया के पास आते हुए कहा, तुम कभी बड़ी होगी भी या नहीं? जब देखो अपनी मनमानी करनी होती है, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करनी ही करनी है। तुम्हें कभी तो कोई नॉर्मल इंसानों वाले काम किया करो यार। माहिर को माही का सिया से इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। उसने माही को गुस्से में डांटते हुए कहा, ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरी बहन से? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बहन से ऐसे बात की तो। माहिर का गुस्सा माही पर फूट पड़ा। सिया तो सिया है, इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? सिया ने आग में घी डालते हुए माहिर से कहा, देखा भाई, अपने ये सब मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया हो। इनको मुझ पर अभी भी तरस नहीं आ रहा। सिया दुखी होने की एक्टिंग करते हुए माहिर को बोली, भाई, मुझे कितनी चोट लगी है और कितना दर्द भी हो रहा है, ये मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। माहिर ने सिया के मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, डोंट वरी बच्चा, मैं हूं ना, मैं देखता हूं मेरे होते मेरे छोटे रैबिट को कौन परेशान करता है। माहिर ने फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, अगर किसी ने तुम्हें जरा भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं उससे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। माहिर की बात सुनकर माही ने चढ़कर माहिर से कहा, आप सीधे सीधे मुझे ही क्यों नहीं बोल देते? ऐसे घुमा फिरा कर बोलने से अच्छा है आप मुझे सीधे सीधे ही बोल दो। माही की बात सुनकर माहिर ने माही को कहा, अरे वाह, तुम तो समझदार हो, तुमने समझ लिया गया कि मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा था। माही ने कहा, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। माहिर ने माही से कहा, अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन को परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ा नहीं। माही ने कहा, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। माहिर ने कहा, मुझे तुम जैसी पागल के मुंह नहीं लगना। माही ने माहिर की बात सुनकर को माहिर को कहा, वह तुम्हारी बहन से पहले मेरी दोस्त भी है और मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ इस नौटंकी को। तुम मेरे और मेरे दोस्त के बीच में ना ही आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सब लोग दोनों को चूहा बिल्ली की तरह लिता देख रहे थे। सिया उनकी लड़ाई आराम से लेटकर एंजॉय कर रही थी। माही को जब रियलाइज्ड हुई तो वो चुप हो गई। फिर माही ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, या अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप से आराम करो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, हम लोग तुमसे बाद में आकर मिलते हैं, तुम्हारा इतना बोलना अभी ठीक नहीं। कुणाल ने भी माही की बात को सपोर्ट करते हुए सिया से कहा, माही बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। निखिल ने भी सिया का बीपी चेक करते हुए कहा, अब वैसे तो सारी चीजें नॉर्मल है, तुम जितना रेस्ट करोगे इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर निखिल ने सबको कहा, आप सब जाकर आराम कर लीजिए और इसे भी आराम करने दीजिए। माही ने तन्वी से कहा, तन्वी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तन्वी माही रेहाना को अपने साथ लेकर बाहर चली गई। अब रूम में माहिर, कबीर, कुणाल, निखिल ही बचे थे। सिया ने कहा, माहिर भाई, कबीर भाई, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ सकते हैं? जब तक मैं सोना जाऊं तब तक बैठ जाए, मेरे सोने के बाद आप चले जाना, मुझे अकेले अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज। सिया की बात सुन माहिर ने सिया से कहा, ठीक है बच्चा, हम यही तुम्हारे पास है, तुम आराम करो। निखिल ने कुणाल को कहा, कुणाल चलो तुम भी आराम कर लो, तुमने भी तो ठीक से आराम नहीं किया है। कुणाल भी वहां से अपने रूम में चला गया और निखिल भी उसके साथ साथ बाहर निकल गया। अब रूम में सिया, कबीर और माहिर बचे थे। माहिर ने सिया से कहा, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता देना, हम तब तक यही सोफे पर बैठे हैं। और दोनों उठकर सोफे पर बैठ गए। फिर मीरा जी रूम में आए और सिया के पास बैठकर उसे दलिया खिलाने लगी। क्या बेमन से दलिया खा रही थी, साथ ही साथ नखरे और मूवी बना रही थी। मीरा जी सिया को बच्चों की तरह नाटक करते देख मन ही मन हंस रही थी।
मीरा जी सिया को दलिया खिलाकर रूम से बाहर चली गई। सिया ने माहिर और कबीर को अपने पास बुलाया और उनसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप दोनों मेरे प्यारे भाई हो ना, मैं आपसे कुछ मांग लूं तो आप मुझसे मना नहीं करोगे ना। माहिर ने सिया से कहा, नहीं बच्चा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सिया ने माहिर को कहा, माहिर भाई मुझे चॉकलेट चाहिए। कबीर ने सिया से कहा, छोटे रैबिट तुम्हें चॉकलेट खानी है, वह भी इस वक्त। सिया ने कबीर को कहा, हाँ मेरा चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, अभी अभी मीरा माँ जो मुझे खिला कर गई है ना, उससे मेरा मन हो रहा है कि मैं वॉमिट कर दूं। प्लीज मेरे लिए चॉकलेट ला दीजिए, मैं बाद में आपको उसका रिटर्न प्राइस दूंगी, या जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपकी हेल्प करूंगी। प्लीज 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 ला दीजिए ना। सिया का इतना रिक्वेस्ट करने के बाद कबीर सिया के लिए चॉकलेट लेने चला गया और माहिर वही सिया के पास बैठकर बातें करने लगता है। दूसरी तरफ मीरा जी के हॉल में पहुंची तो दादी ने मीरा जी से पूछा, खा लिया सिया ने खाना। मीरा जी ने कहा, हाँ बड़ी मुश्किल से खाया है, आप तो जानते हैं ना उसे यह सारी चीजें पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं, अभी मेरी बच्ची ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो मैं उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। मीरा जी वहां से किचन में चली गई। दादी दादू सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ तन्वी के रूम में माही ने तन्वी से कहा, तन्वी कल के लिए क्या सोचा है तुमने। कल सिया का बर्थडे है और वह इस हाल में भी नहीं है कि हम उसके लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करें, हमें सिया के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। रेहाना तन्वी और माही को बोलती है, आपको तो पता है नादी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता, वह अपना बर्थडे है कभी नहीं मनाती। माही ने कहा, पर इस बार सिया का 25th बर्थडे है, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही होगा। तीनों मिलकर सिया के बर्थडे की प्लानिंग करने लगी। रेहाना ने कहा, निखिल भाई की बात दी कभी मना नहीं करेगी, तो हम निखिल भाई को इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। तन्वी ने भी हमें सहमति जताई तो माही निखिल को बुला लो, उसके रूम में चली गई। माही निखिल दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। माही अंदर चली गई। माही ने देखा निखिल कुछ जरूरी को फाइल देखने में बिजी है तो उसने कहा, भैया निखिल। निखिल ने माही की तरफ देखा और माही से कहा, आप यहाँ, आपको कोई काम था। माही ने कहा, निखिल भैया आपको तन्वी के रूम में बुला रहे हैं, बस वही बताने आई थी मैं। निखिल ने माही से पूछा, सब ठीक है ना, क्या हुआ है। माही ने कहा, आप पहले चलिए तो सही, वही जाकर सब पता चल जाएगा आपको। निखिल और माही दोनों तन्वी के रूम की तरफ चले गए।